गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम सिंह परदेसी आप सबका इस सैटरडे इन्वेस्टर टॉक्स के अंदर स्वागत करता हूं। जैसे आप सब जानते हैं कि सैटरडे इन्वेस्टर टॉक ये जो सेशन हम करते हैं, इसका मूल उद्देश्य यही है कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में प्रॉपर गाइडेंस मिले, उनको अवेयरनेस बढ़े और उनके वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में उनको फायदा हो। राइट। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन के अंदर हम एसआईपी के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इसका टॉपिक हमने रखा है एसआईपी की गाथा, एसआईपी की कथा। राइट। अभी जैसे आप सब जानते हैं कि एसआईपी इज वेरी हॉट टॉपिक आज के इसमें, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको एसआईपी के बारे में ज्यादा जानकारी जानने की इच्छा है। और एसआईपी के बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से हम एसआईपी के थ्रू अपना वेल्थ क्रिएशन या फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आज हमने इंडस्ट्री के एक एमिनेंट स्पीकर्स को इनवाइट किया है, जिनका नाम है कृष्ण शर्मा जी। राइट। वैसे कृष्ण शर्मा साहब को तो सभी इन्वेस्टर्स उनके उनके सिटीज के अंदर उन्होंने वेरियस प्रोग्राम्स किए तो जानते ही है, लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा कृष्ण सर का ब्रीफ में प्रोफाइल आपको बताता हूँ। तो बेसिकली कृष्ण शर्मा सर को इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग 29 साल का एक्सपीरियंस है। करंटली ही इज वीपी एंड नेशनल लीड ट्रेनर विद एचडीएफसी एएमसी। पिछले लगभग 15 सालों से वो एचडीएफसी एएमसी के साथ जुड़े हैं और अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग उन्होंने अदर फंक्शंस के अंदर भी काफी अच्छा रोल निभाया है, जिसके अंदर रिसर्च, पीएमएस और इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, ये सारे फंक्शंस भी उन्होंने हैंडल किए पिछले 29 सालों के अंदर। राइट। उनका ओवरऑल अगर हम देखें तो वो उन्होंने अब तक लगभग 2500 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए इन्वेस्टर्स के लिए और लगभग 210 सिटीज के अंदर और इंडिया और अब्रॉड सभी जगह पे उन्होंने इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं और उसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को उन्होंने गाइड किया हुआ है इन्वेस्टमेंट के बारे में। राइट। उनका सबसे बड़ा कोर जो फिलॉसफी है वो इन्वेस्टमेंट को वो इन्वेस्टरल व्यूअर के थ्रू फोकस करते हैं और उसके थ्रू वो नॉर्मली अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं। उनकी अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं तो उन्होंने बैचलर डिग्री की है इकोनॉमिक्स के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कृष्ण शर्मा सर को इनवाइट करता हूं आज के सेशन के लिए और सुनते हैं वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक एसआईपी की गाथा। तो विदाउट यूर टेकिंग मच टाइम आई विल रिक्वेस्ट कृष्ण सर टू प्लीज enlighten us for his skills and his natural uh, speech about SIP. Over to you, Krishan sir. थैंक यू विक्रम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस अवसर को प्रदान करने के लिए। एनजी का शुक्रिया इस अवसर को प्रदान करने के लिए। मैं आज की संध्या में जुड़ने वाले अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विक्रम जी, ऐसा मैं बचपन से सुनता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत स्वास्थ्य है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया। तो जो हमारी सेहत है वो पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज जब हम एसआईपी की बात करेंगे तो उसी उसी धन निर्माण के बारे में बात करेंगे, लेकिन धन से पहले भी जीवन में स्वास्थ्य आता है। तो एक अद्भुत बात मैंने गौर से देखी है अपने जीवन में। मुझे 30 साल हो गए हैं म्यूचुअल फंड्स में काम करते हुए। आपने जो जिक्र किया 29 साल, 30 साल होने को आए, और इन 30 सालों में मैंने एक अनुभव किया है कि हम सेहत अच्छी चाहते हैं। मैंने एक कहावत सुनी थी, अ एपल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। मैंने आज तक जिंदगी में रोजाना एप्पल खाने वाले व्यक्तियों को बहुत बेहद कम देखा है। बेहद कम लोग हैं जो बिना नागा रोजाना सैलेड खाते हैं, रोजाना फल खाते हैं। और दूसरा, स्वास्थ्य के लिए मैंने ये देखा है, कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक सर्वोत्तम है अगर आप उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं। मैंने जीवन में देखा है कि मेरे आस पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में, मेरे जान पहचान वालों में, मेरे परिवार वालों में केवल 1% लोग रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से सेहत निर्माण के लिए आपको ये 2 काम रोजाना करने हैं, उसी तरह से धन निर्माण के लिए आपको एक काम हर महीने करना है, और वो है निवेश करना। और हर महीने निवेश करने की प्रक्रिया को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इससे बेहतर जरिया निवेश करने का और सफलता पाने का, यकीन मानिए विक्रम जी, अपने 3 दशकों के इस अनुभव में मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन इस कथा की गाथा क्या है?
आपने शीर्षक बड़ा बड़ा ही मजेदार रखा है, एसआईपी की कथा। तो इस कथा की गाथा क्या है दोस्तों? और वो ये है कि इस 30 साल के इस अनुभव में मैंने बेहद कम निवेशकों को देखा है जो लगातार 20 साल, 25 साल, 30 साल से निवेशित हैं। एसआईपी को आए हुए करीब करीब 24 साल हो गए हैं। बेहद कम, मेरे साथ काम करने वालों को भी मैंने नहीं देखा कि वो लगातार 24 साल तक निवेशित रहे। तो ये जो एक बहुत बढ़िया तरीका है धन निर्माण करने का, इसकी खूबियों को न लोगों ने पहचाना है, न इस्तेमाल किया है, और न समुचित रूप से धन निर्माण करने में कामयाबी हासिल की है। बस यही आज मैं बात करना चाहता हूं। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि क्या ये समझना जरूरी है कि एसआईपी में कैसे पैसा बनता है। मेरी चिंता इस बात में है कि जब हम सभी जानते हैं कि एसआईपी के जरिए लंबी अवधि में हम धन का निर्माण कर सकते हैं, तो फिर ज्यादातर लोग नाकामयाब क्यों होते हैं? क्या डर है? क्या हमारे स्वभाव में ऐसी 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 सीमाएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती है, और इस एसआईपी को हम इस एसआईपी के जो संपूर्ण लाभ हैं उसको प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं? यही बात का मुद्दा आज ज्यादा रहेगा। बहरहाल मैं इस बात के लिए आपका स्वागत करूंगा कि आप मुझे कहीं पर भी रोक सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। विक्रम जी, मैं एक प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी बात को रखना चाहूंगा, तो मैं जरा प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूं। कैन आई आई हैव शेयर्ड इट। कैन वी सी इट? हम देख नो पा सर, रहे हैं? जी अभी आ रही है सर, आ रही है, आ गई सर। ये विक्रम जी फुल स्क्रीन है? फुल स्क्रीन है सर एक्चुअली जी। हाँ, दैट्स ग्रेट। हाँ, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, स्वागत है दोस्तों। सफलता का अकेला ऐसा मंत्र जो आपको निवेश में सर्वाधिक सफलता देने की एक तरह से भरोसा देता है। गारंटी शब्द से मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि सेबी मना करता है, इस शब्द से आप दूर रहिए। लेकिन हाँ, जितने भी तरीके आपके पास हैं जिस जो आपको निवेश में कामयाब बनाती हैं, यकीन मानिए इससे बेहतरीन रास्ता नहीं है जो आपके लिए निवेश में सफलता को सुनिश्चित रखता है। एसआईपी का माने क्या है? एसआईपी का माने है लगातार बचत कीजिए और की गई बचत को लगातार निवेश कीजिए लंबी अवधि तक। ये लंबी अवधि का क्या कारण है ये आज हम समझेंगे, क्योंकि एसआईपी एक घोड़े पे सवार रहती है जिसको आप कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग के बारे में दोस्तों विदित है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जो इसको जानता है वो पैसे बनाता है, और जो इसको नहीं समझता है वो दूसरों के पैसे बनाने में सहयोग करता है। और उन्होंने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा है। ये अपने आप में गणित में शायद सबसे बड़ी शक्ति है, और इसी गणित की सबसे बड़ी शक्ति पे आरूढ़ होके, इसी घोड़े पे सवार होके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे लिए धन का निर्माण करता है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को समझें तो पहले बुनियादी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हम करते क्या हैं। रेगुलर सेविंग एंड रेगुलर इन्वेस्टमेंट दो चीजें हैं। तो यहां पर आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिखा हुआ नजर आता है, आपको यहां पर सिस्टमैटिक सेविंग लिखा हुआ नजर नहीं आता है। मैं एक सबसे जरूरी बात दोस्तों आपसे करना चाहता हूं, और वो क्या है? सर्वाधिक उपयोगी शब्द धन निर्माण में अगर आपके जीवन में कोई है तो वो बचत करना है। जितनी आप बचत करेंगे, जितनी लंबी दूरी तक बचत करेंगे, जितने लंबे समय तक बचत करेंगे, जितनी सर्वाधिक यथासंभव आप बचत करेंगे, उतना ज्यादा निवेश कर पाएंगे, और जितना ज्यादा आप निवेश करेंगे उतना धन का निर्माण करेंगे। बचत में खास बात क्या है? देखिए दोस्तों, हम बचत करते कैसे हैं? बचत करने का मतलब होता है कि आप आमदनी करते हैं, जितनी आपकी आमदनी होती है उसमें से कुछ टुकड़ा बचा लेते हैं, उसको खर्च नहीं करते हैं, और वही बचाया हुआ टुकड़े को आप बचत कहते हैं। जी नहीं दोस्तों, बचत ये बचत की व्याख्या नहीं है। जो मैंने आपके सामने व्याख्या रखी है वो बचत नहीं है, वो बचत करने का तरीका है। तो बचत का मतलब क्या होता है? बचत का मतलब होता है वो खर्चा जो मैंने आज नहीं किया, जीवन में करूंगा। अब बचत में खास बात क्या है? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि धन निर्माण करने की जो आधी दूरी है आपने तय कर ली। अ गुड स्टार्ट इज हाफ डन, अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है। और ये क्या बात है दोस्तों? मेरी नौकरी लगी, मेरी अच्छी आमदनी थी, लेकिन हर महीने तनख्वाह मिलती थी। अगले महीने तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे मालूम है क्या? क्या हम भविष्य को जानते हैं? ये बड़ी अद्भुत बात है। इसी अद्भुत बात को समझने के लिए मैं एक छोटा सा प्रश्न हमारे सामने रखूंगा और फिर मैं वापस लौट के उस तस्वीर की तरफ जाऊंगा।
जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यकीन मानिए दिल पे हाथ रखिए और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पाऊँगा, लेकिन अपने आप को आप जवाब दीजिए। क्या आप जानते हैं भविष्य कैसा है? क्या आप भविष्य को क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कल आपके जीवन में क्या होगा? क्या आपकी जो आमदनी हर महीने आ रही है वो आपके नियंत्रण में है? क्या इस बात की किसी ने आपको गारंटी दी है कि इस महीने जो तनख्वाह आई है वो अगले महीने भी आएगी? क्या इस बात की आपके पास में क्या क्या भरोसा है कि जो आमदनी आप किसी भी व्यवसाय से आज कर रहे हैं वो भविष्य में होती रहेगी? क्या जीवन के अंदर जो आपका जोखिम है उसको आप खत्म कर सकते हैं? हम सड़क पे जाते हैं तो जोखिम है, हम खाना खाते हैं तो जोखिम है, हम किसी से यात्राएं करते हैं तो जोखिम है। जीवन के हर काल में गर्भ में जैसे ही भ्रूण पड़ता है जोखिम शुरू हो जाता है। तो क्या आप जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप में से कभी किसी ने ये गणना की है कि अगर कल से आमदनी नहीं आए तो आप जीवन स्तर को बचाए रख सकते हैं, आप अपने खर्चों को पूरा कर सकते हैं? अगर इन चार सवालों के जवाब ना में हैं, अगर इन चार सवालों के जवाब आप नहीं जानते हैं, यकीन मानिए सेविंग्स आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सेविंग्स क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? क्योंकि इनकम फ्लो है, इनकम एक प्रवाह है जो इस महीने तो आ गया, भरोसा नहीं कि अगले महीने आएगा। बचत एक स्टॉक है, वो एक भंडारण है। जैसे नदी में कल पानी आए या ना आए, हम पानी को बचाने की कोशिश करते हैं और बांध बनाते हैं, और जब हम बांध बनाते हैं तो साल भर पानी पीते हैं। अगर हम बांध नहीं बनाएंगे तो साल भर पानी नहीं पीते रहेंगे, क्योंकि बहुत से शहरों में नदियां सूख जाती हैं दोस्तों। तो उसी तरह से आमदनी के साथ में है, आमदनी जीवन में कभी भी रुक सकती है। आमदनी को आप अपने परिवार को दे नहीं सकते हैं, हमारे जाने के बाद आमदनी खत्म हो जाती है, पर जो पैसा आपने बचाया वो अपने परिवार को आप दे सकते हैं। जिसको ये साधारण सी बात समझ में आ गई वही धन निर्माण करता है। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी करने से पहले आप एसएसपी करते हैं, सिस्टमेटिक सेविंग प्लान। तो हम सभी के पास में सिस्टमेटिक सेविंग प्लान होना चाहिए, जिसको हमें आगे जाके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में परिवर्तित करते हैं। अब जो सबसे पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो क्या है? मैंने आपसे कहा कि एसआईपी एक घोड़े पर सवार है, और जिस घोड़े का नाम है कंपाउंडिंग। अगर इस कंपाउंडिंग को आप समझ गए तो आप ये समझ जाएंगे कि एसआईपी में जो मैजिक है, जो 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 जादू है वो क्या है। दोस्तों, फर्ज करें कि आप 7 साल के लिए निवेश करते हैं, 7 साल के लिए निवेश, सिर्फ 7 साल के लिए, और आप निवेश कर रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ 10% का प्रतिलाभ मिलता है, 10% का प्रॉफिट मिलता है। ये जो 10% का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, ये 7 साल तक लगातार मिलता रहेगा। 7 साल में 84 महीने होते हैं। 10,000 रुपए अगर आपने निवेश किया तो इन 7 सालों में आपने 8,40,000 रुपए निवेश कर दिए हैं। अगर आपको 10% का अगर आपको प्रतिलाभ मिलता है तो 7 सालों के पश्चात आपके खाते में 12,10,000 रुपए होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुने, ये 12,10,000 रुपए अगर आप 9.9% की दर से हर महीने पैसा निकालें, जिसको आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं, विड्रॉवल प्लान कहते हैं, हर महीने निकालें, 20 साल तक निकालें, तब भी आपके खाते में 6 लाख रुपए बचेंगे। कितनी खूबसूरत बात है। ठीक है, कंपाउंडिंग की ताकत देखिए। 7 साल पहले और 20 साल बाद में 27 साल का समय, 27 साल में आपने केवल 7 साल 10,000 रुपया डाला, केवल 7 साल। उसके बाद पैसा डालना बंद कर दिया, आपने पैसा नहीं डाला उसके बाद में। लेकिन 7 साल के बाद 8वें साल से आप हर महीने 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। आपने सिर्फ 7 साल तक 10,000 रुपया डाला हर महीने, लेकिन आप 20 साल तक 7,000 रुपए निकाल सकते हैं, और उसके बाद भी आपके खाते में 6 लाख रुपए बचेंगे। अब कंपाउंडिंग को ताकत देते हैं, थोड़ी सी ताकत देते हैं कंपाउंडिंग को, और आप 7 साल नहीं 10 साल इंतजार करते हैं। 10 साल तक 10,000 रुपए निवेश करते हैं, 12 लाख रुपए आप निवेश करेंगे, क्योंकि 120 महीने हो गए। 10% के प्रतिलाभ से 10 साल के बाद में आपके खाते में 20 लाख रुपए हो जाएंगे। इस 20 लाख रुपए के सामने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से, आप हर महीने ताउम्र 15,000 रुपए निकाल सकते हैं। ताउम्र, मैं इसको 10 साल नहीं कह रहा हूं, 15 साल नहीं कह रहा हूं, 20 साल नहीं कह रहा हूं, 25 साल नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ताउम्र। आपने सिर्फ पैसा डाला है 10 साल तक, सिर्फ 10 साल तक पैसा डाला है। अगर ये 10 साल तक डाला गया पैसा आपको 10% का भी रिटर्न देता है,
तो आपके खाते में 20 लाख रुपया होता है और उसके बाद में आप 15,000 रुपया निकाल सकते हैं। मैं एक और मजेदार बात आपसे कहता हूं, अगर आप ये 10 साल की एसआईपी करते हैं 10,000 रुपए की, और 10 साल के बाद आप क्या करते हैं, पैसा नहीं निकालते हैं, और इस 10,000 रुपए से आप एक दूसरी एसआईपी शुरू कर देते हैं और उस एसआईपी को आप 20 साल तक चलाते हैं, 20 साल तक चलाते हैं, और 20 साल तक जो आप ये एसआईपी चला रहे हैं, इसके लिए 10,000 रुपया आपको अपनी जेब से डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने पहले एसआईपी की है उससे आप 10,000 रुपया निकाल सकते हैं। अगर आप ये 10,000 रुपया निकालते हैं, हर महीने निकालते हैं और 20 साल तक डालते हैं 10% पे, तो 20 साल के बाद आप देखेंगे कि आपके खाते में 1,22,00,000 रुपए होंगे और आप हर महीने 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है आपकी बात दोस्तों? सिर्फ 10,000 रुपए 10 साल तक, और आप 30 साल इंतजार करने के बाद में 50,000 रुपया हर महीने निकाल सकते हैं। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग काउंटर इंट्यूटिव होती है दोस्तों, आसानी से समझ में नहीं आती है। सिर्फ रोज सेब खाने की जरूरत है स्वास्थ्य के लिए, सिर्फ रोज मॉर्निंग वॉक पे जाने की जरूरत है स्वास्थ्य के लिए, बीपी और डायबिटीज नहीं होगा। इसी तरह से हर महीने निवेश करने की जरूरत है, लगातार निवेश करने की जरूरत है, और फिर देखिए ताउम्र आपको पैसा पेंशन के रूप में मिल सकता है। क्या है मैजिक? एक और मजेदार बात आपको बताता हूं, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। मानव में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि मानव दूसरों की गलतियों से सीख सकता है। मैंने जब 30 साल पहले काम करना शुरू किया, मुझे किसी ने नहीं समझाया कि आप एसआईपी कीजिए, मुझे किसी ने नहीं बताया कि आप एसआईपी कीजिए, तो मेरे जीवन के शुरुआती जो साल हैं वो नष्ट हो गए। फिर मुझे 1998 आते आते एसआईपी समझ में आई, पिछले 24 सालों से मुझे एसआईपी समझ में आई और मैं निवेश कर रहा हूं। लेकिन 10 साल पहले मुझे एक और बात समझ में आई, वो मेरे एक युवा दोस्त ने मुझे बताई, जो एमबीए करके आया था और बहुत मेधावी था, बहुत कुशाग्र था। बड़ी खूबसूरत बात उसने बताई, और ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैं जो आपके साथ करना चाहता हूं। मैं आपको फोकस करता हूं 20 साल की एसआईपी के लिए। इस पे मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल के अवधि के आपके सामने प्रमाण रखे हुए हैं। 20 साल की मैं आपसे बात करता हूं। 20 साल तक अगर मैं 10% पर निवेश करता हूं, 10,000 रुपए हर महीने निवेश करता हूं, तो 20 साल के बाद मेरे खाते में 76 लाख रुपए होंगे। ये काम मैंने किया था 10 साल तक। पर मेरे एक दोस्त ने कहा कि हर महीने क्या तुम्हारी तनख्वाह बढ़ती है? क्या हर साल तुम्हारी तनख्वाह बढ़ती है? मैंने कहा हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ती है, कुछ डीए से बढ़ती है, कुछ बोनस से बढ़ती है, कुछ मेरे प्रमोशन की वजह से बढ़ती है, कुछ मेरे परफॉर्मेंस बोनस की वजह से बढ़ती है, और हर साल मेरी आमदनी 8, 10, 12% बढ़ जाया करती है। तो उसने कहा कि आप एक काम करें, ऑटोमेशन हो गया है, आजकल ऑटोमेशन का जमाना है, आप आसानी से आदेश दीजिए म्यूचुअल फंड को कि जो 10,000 रुपए आप बचत कर रहे हैं, 10,000 रुपए जो आप निवेश कर रहे हैं, उसमें 10% का टॉप अप कर लें। इसका मतलब ये है कि पहले साल आप 10,000 महीना जमा कर रहे हैं, अगले महीने 10,000 में 1,000 10% जोड़ दें और 11,000 रुपया हर महीने निवेश करें। दूसरे साल के बाद में आप 10% और जोड़ दें और तीसरे साल आप 12,100 रुपया आप जमा करें। इस तरह से अगर आप टॉप अप करेंगे 10% में, तो देखिए क्या हो जाएगा, आपके पास 20 साल के बाद में 76 लाख रुपए नहीं, 1,61,00,000 रुपया होगा, 1,61,00,000 रुपया। अब ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आप देखिएगा, 20 साल का पैसा अगर आप 10 साल तक रखते हैं, 10% के टॉपअप पे 1,61,00,000 रुपए का आप धन का निर्माण करते हैं। पर अगर आप 10 की जगह 11% कमा लेते हैं, तो आप 1,78,00,000 का निर्माण करते हैं। 17 लाख बढ़ गया, 17 लाख रुपए बढ़ गए केवल 1% रिटर्न बढ़ने की वजह से। लेकिन अगर आपका रिटर्न 1% और बढ़ जाता है, तो यही 20 लाख रुपए से आपका रिटर्न बढ़ जाता है, और 1,78,00,000 रुपया बढ़ के 1,98,00,000 करीब करीब 2 करोड़ रुपया हो जाता है। तो आपको 2 काम करने हैं। पहला, यथासंभव अपनी रिस्क को समझते हुए, समुचित एसेट एलोकेशन करते हुए, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि एक अतिरिक्त परसेंट रिटर्न भी अगर आपका सलाहकार आपको बताने का मंत्र दे देता है लंबी अवधि में, तो वो कितना जबरदस्त धन के निर्माण में आपकी सहायक करता है। और दूसरा, आपको टॉप अप करना है। ये शुरुआती 2 बातें थी जो मुझे लगा मुझे बतानी चाहिए, इसके पहले कि मैं
एसआईपी की दूसरी गूढ़ बातों में आपसे बात करूं तो दो बातें दोस्तों हमें यहां पर समझ में आई है। पहली बात हमें ये समझ में आई है कि अगर आप लगातार बचत करके सेविंग करते हैं तो उससे कहीं ज्यादा आप लगातार ताउम्र एसडब्ल्यू के जरिए निकाल सकते हैं और जीवन का जीवन स्तर ऊपर उठा सकते हैं। दूसरा, अगर आप 1% एक्स्ट्रा भी कमाने की कोशिश करते हैं और आप टॉप अप कर लेते हैं तो आप बहुत जबरदस्त पैसा, तिगना या चौगना पैसा बना सकते हैं, इसके मुकाबले कि आपने टॉप अप नहीं किया है। तो हमें क्या बात याद रखनी है कि जिस तरह से जो गलतियां मैंने की है आप नहीं करेंगे। आप दो काम अवश्य करेंगे, लगातार एसआईपी करेंगे और टॉप अप एसआईपी करेंगे, ताकि आप उस तरह से धन का निर्माण कर सकें जो आप सपना देखते हैं। सबसे खूबसूरत बात दोस्तों ये है, ये हर कोई कर सकता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पर आप इस वक्त, मैं जानता हूं क्या सोच रहे हैं, आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि 11%, 12%, 10% आएगा कहां से? भैया बैंक तो मुझे 7% देता है। आइए इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको इतिहास की तरफ लेके चलता हूं। तीन दोस्त थे, एक श्याम, एक गोपाल और एक केशव। इन्होंने तय किया 10,000 रुपया ये हमारे इक्विटी बाजार में निवेश करेंगे, जिसको आप निफ्टी 50 के जरिए जानते हैं, जिसको आप सेंसेक्स 30 के जरिए जानते हैं। निफ्टी की कहानी 1994 से शुरू हुई है, ये कहानी मैं 1980 से शुरू कर रहा हूँ, 1989 से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैं निफ्टी को नहीं सेंसेक्स को इस्तेमाल करूंगा। तो तीन दोस्त हैं, एक श्याम है, एक गोपाल है और एक केशव है। और ये तीनों ही दोस्त जो हैं ये निवेश कर रहे हैं सेंसेक्स में। राइट, कब कर रहे हैं? अप्रैल 79 से। श्याम ने तय किया मैं इस बात की चिंता नहीं करूंगा बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि हर महीने में 10,000 रुपए निवेश करता रहूं। ये श्याम ने तय किया। गोपाल ने भी ऐसा ही तय किया था, पर गोपाल जब भी बाजार गिरने लगता था घबरा जाता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा मेरी बात को, जो अमूमन 99% लोगों के साथ में होता है जो गोपाल कर रहा है। गोपाल ने ज्यादा दिमाग लगाया। गोपाल कहता है गिरते हुए बाजार में निवेश नहीं करना, और जैसे ही बाजार गिरने लगता है गोपाल निवेश को रोक देता है, अपनी एसआईपी को रोक देता है और दोबारा तब आता है जब बाजार बढ़ने लगता है। ये गोपाल ने किया। तीसरा है केशव। केशव ने और ज्यादा दिमाग लगाया। उसने क्या किया, गोपाल की तरह जैसे ही बाजार गिरने लगता है अपनी एसआईपी को रोक देता है, और जैसे ही बाजार गिरने लगता है तब तक जो पैसा इकट्ठा हो गया उसको बाजार से निकाल लेता है, और तब तक निवेश नहीं करता है जब तक बाजार वापस बढ़ने नहीं लगता है। और इस कृष्ण तरह सर, से जस्ट एक मिनट ज्यादा डिस्टर्ब करने दिमाग। के लिए। सर एक मिनट यस। सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। आपके हाँ, स्क्रीन के ऊपर जो हेड बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, कुछ प्रेजेंटेशन का कुछ पार्ट है ना, उसके वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा है एक्चुअली। इसके मैसेज आपके ऊपर इस पे क्लिक दिख रहा है, उस एक मैसेज दिख रहा है, देखिए आपके इसमें हाइड स्क्रीन हाइड करके दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जी यस सर। अभी ठीक है? जी सर, यस सर, यस सर। विक्रम जी अभी दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर, इज क्लियर नाउ। हाँ। और जी सर। दोस्तों बड़ी मजेदार बात है, जो केशव है ये ज्यादा दिमाग लगाता है। ये क्या दिमाग लगाता है कि गिरते बाजार में मेरे जो सरमाया है वो कम हो जाता है, तो अभी तक जो मैंने एसआईपी की है उसमें जो धन निर्मित हुआ है उसको बचाना मेरा फर्ज है, और मुझे क्या करना चाहिए कि जैसे ही बाजार गिरने लगता है या उसको लगता है कि आगे बाजार तेजी से गिरेगा, उसका जो कुछ भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो बचा लेता है। अमूमन बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अगर उनको ये समझ में आ जाए कि आगे बाजार गिरेगा तो वो अपना पैसा निकालने लगते हैं और एसआईपी रोक लेते हैं। तो तीनों दोस्तों में क्या हो रहा है, श्याम चिंता नहीं कर रहा है, लगातार हर महीने निवेश कर रहा है। गोपाल क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, हर महीने कर रहा है, पर जैसे ही देख रहा है कि बाजार गिरने लगता है एसआईपी को स्टॉप कर देता है, पर जो पैसा जमा हो चुका है वो बाजार में रहने देता है। केशव क्या कर रहा है, जैसे ही बाजार गिरने लगता है एसआईपी स्टॉप करता है और अब तक जो पैसा जमा हुआ है उसको भी निकाल लेता है। दोबारा कब लगाता है, जब वो एसआईपी शुरू करता है, और एसआईपी दोबारा कब शुरू करता है, जब उसको लगता है कि अब बाजार बढ़ने लगा है। तो तीनों दोस्तों के परिणाम देखिए दोस्तों कब आए, मार्च 2020। मैं आपको आगे आके बताऊंगा कि मैं मार्च 2020 तक गणना क्यों कर रहा हूं, मैं मार्च 2022 या एक जनवरी 2023 तक गणना क्यों नहीं कर रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। 20 तक अपने आप को रोक रहा हूं, आगे 2 साल क्यों नहीं किया आपको बताऊंगा मैं। मार्च 2020 तक देखिए, श्याम जिसने भक्ति भाव से निवेश किया, बिना घबराए निडर, अपने डर और लालच पे काबू रखा। डर और लालच क्यों, ज्यादा कमाने की कोशिश नहीं की। डर मतलब जब बाजार गिरने लगा तो एसआईपी को रोका नहीं,
उसने 449 मल्टीप्लाई बाय 10,000 50 लाख के आसपास रुपया जमा किया और इन 40 सालों में उसके 22 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। 22 करोड़ रुपए, 22.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। गोपाल, जिसने कि एसआईपी को रोक दिया, जब जब बाजार कमजोर हुआ उसने एसआईपी को रोक दिया। और आप देख सकते हैं इस ब्लू कर्व में, ब्लू तस्वीर में बाजार कितनी बार गिरता है। जब जब बाजार गिरा उसने एसआईपी को रोक दिया। उसने 18 करोड़ रुपए का निर्माण किया। और केशव, जिसने न केवल एसआईपी को रोक दिया पर जब भी बाजार गिरा अपना पैसा निकाल दिया और बाजार जब बढ़ने लगा तो वापस पैसा लगाया। उसने सिर्फ 12.5 करोड़ रुपए का निवेश किया। तो हमें क्या बात समझ में आई? जो सबसे बड़ी बात हमें समझ में आई है, जो हमें गलती नहीं करनी। दूसरी गलती, एक गलती मैंने आपको बताया जो मैंने सीखी है, वो क्या है? टॉप अप करना। अब आपको दूसरी गलती बताता हूं। दूसरी गलती आप केशव से सीखिए, और वो गलती ये है कि कभी एसआईपी को रोकना नहीं, खासकर जब बाजार गिर रहा हो। मैं आपको एक उल्टी बात कहूंगा कि जब भी बाजार गिरता है तो एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दीजिए दोस्तों। और ये क्या जादू करेगा आपके निवेश में, मैं आगे जाके विस्तार से आपके साथ में बात करूंगा। अभी सिर्फ आपको मैं बुनियादी तौर पर बता रहा हूं कि सरसरी निगाह पर क्या एसआईपी में होता है। तो हमने क्या देखा कि श्याम ने किस तरह से काम किया है। विक्रम भाई, एक बड़ा मजेदार चीज है महाभारत में, और महाभारत के अंदर एक प्रसंग है। उस प्रसंग में क्या होता है कि जो श्री कृष्ण है वो दूत बन के जाते हैं पांडवों के, और दुर्योधन से कहते हैं कि सिर्फ मात्र 5 गांव दे दो तो हम युद्ध नहीं करेंगे, पांडव युद्ध नहीं करेंगे और विनाश से ये दुनिया बच जाएगी। दुर्योधन इसके लिए तैयार नहीं होता है। उल्टा वो अपने सैनिकों को बोलता है कि श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए। और जब वो कृष्ण को बंदी बनाने चलते हैं, पूरे महाभारत में 2 ही प्रसंग हैं जहां पर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप जिसमें वो समस्त लोगों के देव के रूप में नजर आते हैं, वो रूप उन्होंने या तो अर्जुन को दिखाया या दुर्योधन को दिखाया। और जैसे ही दुर्योधन ने विराट रूप श्री कृष्ण का देखा और जब उसको समझ में आया ये नारायण है, स्वयं ये परमात्मा ही है, वो उनके चरणों में गिरता है, क्योंकि वो समझ गया कि उसका अंत निकट है। वो ईश्वर के चरणों में गिरता है और उनसे क्षमा याचना करता है और कहता है, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि पापम न च म प्रवृत्ति, केनापि देवन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। क्या मजेदार बात कहता है वो कृष्ण को। होशियार तो था ही, वो चालाक भी था। बड़ी चतुराई से उसने क्षमा मांगी। उसने कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें, मैं तो कमजोर व्यक्ति हूं। मैं ये जानता हूं कि सही क्या है, मैं ये जानता हूं कि गलत क्या है, ये जानते हुए भी कि सही क्या है, ये जानते हुए भी कि गलत क्या है, मुझसे सही नहीं होता है। कोई मेरे हृदय में बैठा है, केनापि देवन हृदय स्थितेन, मेरे हृदय में कोई देव बैठा है, मेरे हृदय में कोई देव बैठा है जो मुझे सही करने नहीं देता है। मैं कितना मजबूर हूं, ये जानते हुए भी कि सही क्या है, सही नहीं कर पाता हूं, मुझे क्षमा करें। और कृष्ण उसको क्षमा करते हैं। दोस्तों, क्या नहीं लगता कि हम सभी दुर्योधन हैं? हम सभी जानते हैं कि रोजाना फल खाना चाहिए, हम सभी जानते हैं कि तला नहीं खाना चाहिए, हम सभी जानते हैं कि रोजाना मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, और हम कर पाते हैं क्या? उसी तरह से निवेश है। हम सभी जानते हैं, मैं चाहे कितना ही आपको मैं प्रमाण दे दूं, कितना ही मैं आपको इतिहास दे दूं, कितना ही मैं आपको गवाहियां दे दूं कि आपको एसआईपी लगातार करनी है, लंबे समय तक करनी है, बाजार गिरे तो नहीं घबराना है, उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। हमारे अंदर बैठे उस दुर्योधन को, जो हमारे हृदय में स्थित है, वो दुर्योधन, उसको हमें हटाना होगा। तीसरी मिस्टेक देखिए, मैं आपको बताता हूं कि गलती हमसे क्या होती है। इस वक्त मैं दोबारा विक्रम जी सुनने लगा हूं। पिछले महीने का आंकड़ा विक्रम जी आपको देता हूं। पिछले महीने अगर 100 एसआईपी नहीं हुई हैं तो 66 लोगों ने एसआईपी बंद कर दी है। बहुत से लोगों ने एसआईपी स्टॉप कर दी है। क्यों एसआईपी स्टॉप कर दी है? क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये देखा गया है कि 1 महीने का रिटर्न जो हिंदुस्तान का है वो नेगेटिव है, और 1 महीने का रिटर्न जो अमेरिका का है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों के अंदर केशव पैदा हो गए। लोगों में केशव याद है ना आपको? ये केशव को देखिए आप, ये गोपाल और केशव, ये केशव वापस पैदा होने लगे हैं, जो कि निवेश को अपनी स्टॉप करने लगे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, इतिहास में ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 या 2.5 साल पुरानी बात है। मार्च 2020 को बाजार गिर गया था और अप्रैल 2030 को बाजार बढ़ने लगा। एक ही महीने तक बाजार खाली गिरता रहा, और बहुत से लोगों ने मार्च 23 के बाद मार्च 30 2030 मार्च 2000 में एसआईपी को स्टॉप कर लिया।
केशव जैसे लोगों ने 30 मार्च 2020 में पैसा निकाल लिया और जब बाजार वापस 30 अप्रैल को बढ़ने लगा तो उन्होंने पैसा वापस डाला। पर जिन लोगों ने पैसा वापस डाला 30 अप्रैल को, उनको 78% अगली जनवरी तक 78% रिटर्न आया। पर जिन लोगों की एसआईपी चलती रही, जिन्होंने पैसा नहीं निकाला, उनका 30 मार्च से जनवरी 2020 के बीच में 131% का रिटर्न आया। बस यही सबसे बड़ी बात हमें समझनी है। बाजार में जो रिटर्न बनता है ना, वो रिटर्न तब बनता है जब बाजार गोते लगाता है। और इस बात को मैं बहुत विस्तार से दोस्तों आपके साथ करना चाहता हूं। इस संध्या में अगर आप समय दे रहे हैं दोस्तों, समय हमारा कीमती होता है। यकीन मानिए इस कीमती समय का सदुपयोग तब होगा जब आने वाली 2 या 3 स्लाइड्स आप बहुत ध्यान से देखेंगे। और जिसने ये 2 या 3 स्लाइड्स बहुत ध्यान से देख ली, उसको एसआईपी का मर्म समझ में आ जाएगा कि एसआईपी में हमें सर्वाधिक ध्यान किस बात का रखना है। ध्यान से देखिएगा, एसआईपी के अंदर हम में से किसी को नहीं मालूम हम एसआईपी क्यों करते हैं। क्योंकि हम फ्यूचर नहीं जानते। सवाल मैंने आपसे पूछा था, डू यू बिलीव दैट यू कैन फोरकास्ट फ्यूचर। यकीन मानिए बुनियादी बात है, हम में से कोई ईश्वर नहीं है। और अगर आपसे कोई कहता है कि मैं ये जानता हूं अगले महीने बाजार कैसा रहेगा, उससे दूर रहिए। वो नहीं जानता है कि बाजार कैसा रहेगा, और वो ऐसा कह रहा है तो मिथ्या बात कह रहा है। प्रोफेसर निजात सेहुन ने एक रिसर्च किया था, 1963 से लेकर 2004 तक रिसर्च किया था। यूएस में डाउ जोन्स ने 1963 से लेकर 2004 तक 11% का रिटर्न दिया था। 1963 से 2004 के बीच में 10,573 दिन बाजार खुला रहा था। और इस 10,573 दिन में जो केवल 90 ऐसे दिन थे जिनको अगर हटा दिया जाए तो किसी व्यक्ति का रिटर्न 11% से गिर के केवल 3% रह जाएगा, केवल 3% रह जाएगा। कितनी मजेदार बात है दोस्तों। इवन मिसेस 90 बेस्ट परफॉर्मिंग डेज, केवल 90 दिन। 10,000 दिनों में से 90 दिन भी अगर आप बाजार में नहीं हैं, जो सबसे अच्छे दिन थे, कौन से सबसे अच्छे दिन है? ये मार्च 23 से लेकर अप्रैल 2020 के बीच का समय देखिए। मार्च 23 से अप्रैल 2020 के 70-80% रिटर्न आपने खो दिया। ये बात प्रोफेसर साहब ने अच्छी तरह से समझाई है, अमेरिका के बाजार को देख के बताई है, 1963 से 2004 के बाद की गाथा आपको बताई है, जहां 10,573 दिन तक आप इंतजार करते हैं, पर उसमें से केवल 90 दिन भी अगर आप वंचित हो जाते हैं तो आपका रिटर्न 11% से गिर के 3% हो जाता है। दोस्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमेशा हमें शाम के जैसे काम करना है जो लगातार निवेशित रहता है। अब ये एसआईपी में शक्ति कहां से आती है? एसआईपी इस बाजार में किस तरह से धन निर्माण करता है और क्यों एसआईपी? आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। विक्रम जी, अभी तक कोई सवाल यहां तक और हम आगे चलें? सर, सवाल में एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस टॉपअप के बारे में है कि टॉपअप का कंसेप्ट अगर पता चले डिटेल में तो थोड़ा आसानी होगी उस इसके अंदर से। हाँ, देखिए टॉपअप का कॉन्सेप्ट में वापस उस तस्वीर की तरफ में जाता हूं। देखिए, मैंने एसआईपी शुरू करा, जब मैंने एसआईपी शुरू किया विक्रम भाई, तो मैंने एसआईपी जो शुरू की वो फिक्स एसआईपी थी। मैंने एक 10,000 रुपए की एसआईपी की, ठीक है। और वो जो 10,000 रुपए की एसआईपी की, मैं 20 साल का पीरियड आप पे फोकस कीजिए, क्योंकि मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30 तमाम साल आपके सामने दिए हुए हैं। 20 साल पे फोकस करते हैं, ठीक है। 20 साल तक मेरी एसआईपी चलती है। 20 साल तक मैं हर महीने 10,000 रुपए निवेश करता हूँ। जब मैं 20 साल तक हर महीने 10,000 रुपए निवेश करता हूं तो 240 महीने होते हैं। 240 महीने में अगर मैं फिक्स्ड एसआईपी कर रहा हूं तो मेरे हर महीने 10,000 रुपए जमा होंगे, और इस तरह से मेरे 24 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। और मेरे जो जो परिपक्वता मूल्य होगा, जो मैच्योरिटी मूल्य होगा 20 साल के बाद में, अगर मेरा रिटर्न 10% है, अगर मेरे ऊपर ये एज्यूम रिटर्न, अगर मेरा सीएजीआर रिटर्न 10% आता है तो मेरे खाते में 76 लाख रुपए होते हैं। ये तरीका मैंने अपनाया। अब मेरे दोस्त ने मुझे क्या समझाया विक्रम जी, क्योंकि वो नया था, पढ़ा लिखा आया था कॉलेज से, और इंटरनेट आ गए हैं, एक्सेल शीट्स आ गई हैं। मैं तो पुराना आदमी रहा, इंटरनेट भी बाद में आया, मेरी नौकरी करने के बाद में आया है। तो मैं इस चीज को समझा नहीं। उसने जल्दी से समझा और उसने कहा कि देखिए, आपकी एसआईपी 1998 से चल रही है, ये 2008 आ गया है, 10 साल आपका वक्त गुजर चुका है। क्या आपकी एसआईपी 10,000 रुपए की अभी भी चल रही है? अच्छी बात है, लेकिन आपने गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि जब आपने 1998 में एसआईपी की थी, उस समय म्यूचुअल फंड को यह आदेश देना था कि हर साल मेरी पगार बढ़ती है। हम जानते हैं कि सभी की आमदनी बढ़ती है। ऐसा जीवन में कौन है जिसकी आमदनी नहीं बढ़ती है विक्रम जी? सभी की आमदनी बढ़ती है, और ये आमदनी बढ़ती है तो आपकी बचत भी बढ़नी चाहिए।
मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपकी बचत बढ़े, क्योंकि आपके नियंत्रण में बचत है। बचत एक भंडारण है। इनकम तो फ्लो है, कल अगले महीने आएगा या नहीं आएगा, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। वो जो स्लाइड मैंने सबसे पहले ये स्लाइड पे बात किया था कि अगर ये स्लाइड नहीं समझे तो हम कुछ नहीं समझेंगे। सिस्टमेटिक सेविंग्स प्लान, तो उसने बड़ी खूबसूरती से मुझे बताया कि अगर आप ये करते 1998 में, क्योंकि हर साल आपकी तनख्वाह बढ़ती है, आप म्यूचुअल फंड को यह आदेश देते कि जो मेरी 10,000 रुपए की एसआईपी है, साल खत्म होने के बाद क्योंकि मेरी इनकम बढ़ रही है, तो आप ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली स्वचालित रूप से, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, स्वचालित रूप से 13वें महीने से, दूसरे साल से आप उसमें 1,000 रुपए 10% से बढ़ा दें, तो मेरी 10,000 रुपए की एसआईपी 11,000 रुपए की हो जाएगी। तो अगर केवल 10% से मैं अपना कंट्रीब्यूशन हर साल बढ़ा देता हूं, 20 साल तक हर साल मेरा 10% से मेरी जो जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जाएगा, तो मेरे खाते में विक्रम भाई 76 लाख रुपए नहीं, 1,61,61,00,000 रुपए हो जाएंगे। 1,61,61,00,000 रुपए, 2.5 गुना पैसा ज्यादा, केवल 10% टॉपअप करने से। ये जबरदस्त जादू है, जबरदस्त जादू है। और 20 साल क्यों, हम तो 30 साल तक निवेश करते हैं। मैं अभी भी एसआईपी कर रहा हूं, मेरी एसआईपी आगे भी चलती रहेगी। अगर मैं 30 साल तक एसआईपी करता हूं और बिना टॉपअप करता हूं, केवल फिक्स्ड एसआईपी करता हूं, तो मेरे पास 2.25 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन अगर मैं टॉपअप कर लेता हूं 10% का, अपने आप ऑटोमेटिकली, मुझे मालूम ही नहीं चलेगा, क्योंकि हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ती है, मेरा 2.25 करोड़ की जगह मेरे खाते में 6.5 करोड़ रुपए होगा विक्रम जी। जी ये सर। है टॉपअप का कमाल। टॉपअप का कमाल है ऑटोमेटिक रूप से होना। ऑटोमेटिक आपको क्यों करना चाहिए, वक्त मिला तो मैं आगे जाके इसके सामने जरूर बात करूंगा। ये मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आपको टॉपअप क्यों करना चाहिए। इसके बारे में अगर वक्त रहा तो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरी बातें बहुत सी करनी है। विक्रम भाई अभी क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। एनी अदर और वी कैन मूव अहेड? सर वी कैन मूव अहेड एक्चुअली, तो आखिर में सवाल लेंगे फिर उसके अंदर से। थैंक यू। तो वाई एसआईपी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, एसआईपी आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको पैसा बनाना है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों ये 2020 की यहां पर बात कर रहा हूं। यहां तक 2022 का मैंने, 2023 तक का मैंने ये क्यों नहीं बनाया, 2020 तक का क्यों बनाया? उसका कारण ये है, देखिए आप, हम सभी जानते हैं कि मार्च, ये मार्च 2020 तक की तस्वीर है विक्रम जी। हम सभी जानते हैं कि मार्च 2020 में 35% बाजार गिर गया था। 35% बाजार गिर गया था। 35% बाजार गिरने के बाद भी 31 मार्च 2020 को 1979 से लेके 2020 मार्च का जो रिटर्न था, 41 ईयर्स का जो रिटर्न था, वो करीब करीब 16% है बीएसई सेंसेक्स। बस इसलिए मैंने 2020 की बात की है, क्योंकि अभी तो मार्केट उसके बाद दुगना हो गया है, 2.5 गुना हो गया है, तो रिटर्न और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं अपने दोस्तों को, अपने श्रोताओं को इतना ज्यादा रिटर्न दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, और उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी तो उनका लालच और ग्रीड भी बढ़ जाएगा, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं जब बाजार गिरा हुआ था, जब बाजार 35% गिर गया था, तब भी 41 साल का जो ट्रेलिंग रिटर्न है सेंसेक्स का विक्रम भाई, वो जी 16% के आसपास है। और बैंक एफडी का रिटर्न पिछले 41 साल का केवल 8% है, जो उसके आधा है करीब करीब। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहां आपको टैक्स भी ज्यादा देना है एफडी में, और यहाँ आपको टैक्स भी कम देना है। और पिछले 41 साल का जो इन्फ्लेशन है, सरकारी इन्फ्लेशन, हमारा नहीं, सरकारी इन्फ्लेशन, वो 7% के आसपास है। तो एसआईपी क्यों करना है? एटर्नल ट्रूथ ये है, सच्चाई ये है, शाश्वत सच्चाई, एटर्नल ट्रूथ, शाश्वत, जो हमेशा रहेगी, हल काल खंड में रहेगी, किसी भी देश में रहेगी, मानव के किसी भी एज में रहेगी, और वो ये है कि पैसा तो केवल इक्विटी में बनता है। और एसआईपी इक्विटी के जरिए पैसा बनाने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि इसमें कामयाबी की कुछ गुंजाइश है, संभावनाएं हैं, वो कहीं और से बहुत ज्यादा है। अब यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है विक्रम, ये जो तस्वीर है, मैं चाहूंगा कि सभी लोग गौर से देखें, और वो ये है कि ये 10% रिटर्न कहां से आएगा, ये 11% रिटर्न कहां से आएगा, ये 12% रिटर्न कहां से आएगा, यही बात अब मैं आपसे करना चाहता हूं। 11, 10, 11, 12 नहीं, पिछले 41 सालों में तो 16% रिटर्न आया है दोस्तों, और पिछले 20 सालों में आपके सामने है। ध्यान से देखेंगे हम। अब देखिए, पिछले 20 साल, 2001 से लेके 2022, 21 22 साल, 21 साल की मैं बात कर रहा हूं।
आपके पास जो पैसा कैसे बनता है दोस्तों, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करें। थोड़ा वक्त ले रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन अगर आप ये बुनियादी बात नहीं समझे तो हम ये नहीं समझेंगे कि पैसा कैसे बनता है। अगर हम ये समझ गए कि पैसा कैसे बनता है तो हमारा डर दूर हो जाएगा, और जैसे ही हमारा डर दूर हो जाएगा हम यात्रा में पूरी शिद्दत के साथ पूरी यात्रा करेंगे बिना घबराए। दोस्तों, आप जो भी पैसा कमाते हैं, याद रखिएगा ये दूसरे का खर्चा होता है। अगर आप दुकानदार हैं तो आपकी आमदनी आपके ग्राहक का खर्चा है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी आमदनी आपके मरीज का खर्चा है। अगर आप वकील हैं तो आपकी आमदनी आपके क्लाइंट का खर्चा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी पगार या तो सरकार का खर्चा है, या कंपनी का खर्चा है, या सेठ का खर्चा है। जो भी आप काम करें, आपकी आमदनी दूसरों का खर्चा होती है, क्योंकि हम सभी का खर्चा बढ़ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके और आपके परिवार के खर्चे आने वाले सालों में बढ़ेंगे कि कम होंगे, क्या जवाब होगा आपका? आपका जवाब यही होगा ना कि हमारे खर्चे बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, हमें यकीन है कि हमारे खर्चे बढ़ते रहेंगे, और हमारे खर्चे ही दूसरे की आमदनी होती है, और इसी तरह से जीडीपी का निर्माण होता है। तो जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। अब तो आप ये सुन रहे होंगे कि हिंदुस्तान की जीडीपी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। आज ये विषय हमारा नहीं है कि हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, आगे कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, ये विषय नहीं है। पर विषय ये है कि जीडीपी बढ़ने पर ही सब कुछ होता है। और जो हम खर्चा करते हैं, वस्तुओं पे करते हैं, सेवाओं पे करते हैं। ये वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कंपनियां करती हैं। ये कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, और ये कंपनियां जब बिक्री करती हैं तो मुनाफा कमाती हैं, और जब ये मुनाफा कमाती है तो बाजार बढ़ता है। बस ये मामूली सी बात हमें समझनी है, और यही मामूली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले 22 सालों में, 21 सालों में, 2001 के बाद में जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जीडीपी आज से 21 साल पहले 100 रुपए थी, तो आज 1100 रुपए है। 11 गुना हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ गई है। अब इस जीडीपी में गरीब भी है, अमीर भी है, बड़े कॉर्पोरेट भी हैं, बड़े व्यापारी भी हैं। हम जानते हैं कि बड़े व्यापारी ज्यादा कमाते हैं, और बड़े व्यापारी ही तो कंपनियों के मालिक होते हैं, जो बाजार में अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं। तो इनकी जो आमदनी है इससे थोड़ी ज्यादा होती है। तो आप ध्यान से देखें, हिंदुस्तान की जीडीपी 11 गुना बढ़ी है, पर हिंदुस्तान के इन कंपनियों के मुनाफे 13 गुना बढ़े हैं। 13 गुना मुनाफा बढ़ा है। जीडीपी बढ़ी 11 गुने, और हमारी जो लिस्टेड कंपनियां हैं सेंसेक्स में, इनका मुनाफा बढ़ा 13 गुना। क्योंकि कंपनियों का मुनाफा 13 गुना बढ़ा है, तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है तभी शेयर का भाव बढ़ता है, तभी शेयर के भाव बढ़ने से सेंसेक्स बढ़ता है, और शेयर के भाव 16 गुना बढ़े हैं। और 16 गुना जो शेयर के भाव बढ़े हैं, ये जो रिटर्न है दोस्तों, ये करीब करीब 14% है। तो हमारी जीडीपी पिछले 21 सालों में 12% से बढ़ी है। जीडीपी के बढ़ने की वजह से बड़ी कंपनियों के मुनाफे 13% बढ़े हैं, और बड़ी कंपनियों के मुनाफे 13% बढ़ने की वजह से सेंसेक्स 14% बढ़े हैं। इन कंपनियों के मुनाफे क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि इनकी बिक्री बढ़ती है। इनकी बिक्री क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपके खर्चे बढ़ते हैं। अब सवाल पूछिए अपने आप से, आने वाले सालों में आपके खर्चे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि इनकी आमदनी आपके खर्चों पर निर्भर करती है। मुझे विश्वास है आपको यकीन आया होगा कि बाजार में रिटर्न कहां से आता है। हम आगे बात करेंगे एसआईपी में रिटर्न कहां से आता है, पर पहले हम ये तो समझें कि बाजार में रिटर्न कहां से आता है। इज इट क्लियर विक्रम भाई? इट्स जी सर, इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वेरी क्लियर, स्लाइड क्यों? वेरी क्लियर जी। बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए इन्वेस्टर्स के, जो आपके स्लाइड से पूरी तरह से क्लियर हो रहे हैं अभी एक्चुअली। राइट। क्योंकि ये विश्वास जब तक नहीं है तब तक वो डरता रहेगा, अरे बाजार तो ऊपर जाए। अब देखिए विक्रम, इसमें सबसे अच्छी चीज अगर आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन देखिए, जीडीपी ये जी सर। लगातार बढ़ रही है। जी। तो मुनाफे थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, और मुनाफे ऊपर नीचे क्यों होते हैं? क्योंकि ब्याज दरें ऊपर नीचे होती हैं, राइट। और जी हमारा मूड ऊपर नीचे होता है, उससे हमारे खर्चे ऊपर नीचे होते हैं। तो हमारी हर महीने आमदनी तो एक होती है, पर हर महीने हमारे खर्चे एक थोड़ी होते हैं। कभी खर्चे ज्यादा होते हैं, कभी खर्चे कम होते हैं। तो इसी जी। तरह से हमारे खर्चे कम ज्यादा होने से कंपनियों के मुनाफे थोड़े कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन बढ़ते रहते हैं। और उनके कम ज्यादा होने से बाजार ऊपर नीचे होता है। पर क्या ये बाजार का ऊपर नीचे होना चिंता की बात है? यही सबसे मजेदार बात है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। मेरी बात पे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको निसंकोच ये कहूंगा कि बाजार का ऊपर नीचे होना, बाजार का विचलन ही सबसे बड़ी बात है। यही सबसे बड़ा अवसर है दोस्तों, और यही धन का निर्माण भी करता है। और ध्यान से हम इस बात को समझेंगे। अगर ये बात नहीं समझे तो हम तब तक भयमुक्त नहीं हो सकते जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे। दोनों बातें हमें समझनी है। पहली तो ये समझनी है
कि जीडीपी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारे खर्चे परिवार के बढ़ते हैं। दूसरा, जीडीपी के बढ़ने से कंपनी के मुनाफे बढ़ते हैं। अब कंपनी के मुनाफे से बाजार बढ़ता है, पर कंपनी के मुनाफे ऊपर नीचे होते हैं। वो ऊपर नीचे क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे खर्चे ऊपर नीचे होते हैं, और हमारे खर्चों के ऊपर नीचे होने से बाजार में विचलन आता है। ये विचलन ही अवसर पैदा करता है, और एसआईपी एक ऐसा तरीका है जो इस विचलन का सर्वाधिक लाभ उठाता है। आइए इस बात को हम समझते हैं। इस बाजार को आप देखिए, ये सेंसेक्स है। 1980 से लेके दिसंबर 2022 तक का सेंसेक्स आपके सामने है। 42 साल का सेंसेक्स आपके सामने है। इन 42 सालों में क्या हुआ है दोस्तों? आपका सेंसेक्स 100 से बढ़ के 60,000 के आसपास हो गया। लेकिन क्या हर साल एक जैसे रिटर्न दिए इसने? नहीं। पहले ही साल में इसने 54% रिटर्न दिया, अगले साल 4% रिटर्न दिया, एक समय इसने 94% रिटर्न दिया, एक समय इसने 82% रिटर्न दिया, तो एक समय इसने केवल 9% का दिया, फिर एक समय इसने केवल 22% रिटर्न दिया। ये तो पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन ध्यान से देखिए, 1986 और 85 में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया, 1992 में नेगेटिव रिटर्न दिया, 1993 में नेगेटिव रिटर्न दिया, 1999, 2000, 2001 में नेगेटिव रिटर्न 18% 21% नेगेटिव रिटर्न दिया। 2008 में आधा बाजार गिर गया, -50% रिटर्न दिया। 2012 में नेगेटिव रिटर्न दिया। तो आप देख रहे हैं, बाजार कभी पॉजिटिव रिटर्न देता है, कभी नेगेटिव देता है, लेकिन पूरे 40 सालों में 16% का आपको रिटर्न दिया। कितना विचलन है! आपने 16% कमाया, पर किसी साल 16% नहीं कमाया। किसी साल 100% कमाया, तो किसी साल आधा पैसा खो दिया। 50% खो दिया। यही भयंकर जो उतार चढ़ाव है, यही बाजार लोगों को डराता है, यही विचलन बाजार को डराता है। पर जो व्यक्ति इसको समझ गया, वो इससे प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, डरता नहीं है। यही बात हम समझेंगे एक स्लाइड के जरिए। इस उतार चढ़ाव को आप देख लीजिए। ये उतार चढ़ाव 3 या 4 तरीके क्या होता है? ये 3 या 4 तरीके क्या है? ध्यान से देखते हैं। एक तरीका है कि आप निवेश करें, उसके बाद बाजार बढ़ता रहे। ग्रीन कर्व को देखिए, आपकी एनएवी लगातार बढ़ रही है। 10 से बढ़ के 12 हुई, 12 से बढ़ के 15 हुई, 15 से बढ़ के 16 हुई, 19 हुई, 22 हुई, 23 हुई, 25 हुई, 27, 29, 31, 32 और 33। 12 सालों में 33 रुपए हो गई। एक बार भी आपकी एनएवी नीचे नहीं गिरी। ये बाजार आपको सबसे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि एनएवी कभी नहीं गिरी, बाजार कभी नहीं गिरा, आपको कभी डर नहीं लगा, और आप मजे से बाजार में बैठे रहे। कितना अच्छा लगता है ग्रीन कर्व। बुलिश मार्केट, इसको बुल मार्केट कहते हैं। दूसरा तरीका होता है बाजार में उतार चढ़ाव का। इसके अंदर क्या होता है? बाजार वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब बाजार कभी गिरता है, कभी बढ़ता है। आपकी 10 रुपए की एनएवी पे आपने सफर शुरू किया, एनएवी गिर के 9 हो गई, एनएवी गिर के 7 हो गई, एनएवी बढ़ के 11 हो गई, एनएवी बढ़ के 16 हो गई, फिर गिर के 14 हो गई, फिर गिर के 12 हो गई, फिर बढ़ के 17 हुई, 21 हुई, 25 हुई, फिर गिर गई 22 हो गई, फिर बढ़ी 28 और 33 पे खत्म हुई। ध्यान से देखिएगा, मैं सबको 33 पे ही खत्म कर रहा हूं, बाजार का उतार चढ़ाव को समझने के लिए। तीसरा है, आपके पास आपने पैसा जमा किया, एनएवी पहले तो बढ़ती है और फिर गिरने लगती है। तो आपकी एनएवी 10 रुपए से बढ़ के 12 हुई, 15 हुई, 19, 25, 31, 37, 43 तक बढ़ गई, और उसके बाद में गिरती है, 39 हो गई, 38 हो गई, 35 हो गई, 34 हो गई, और 33 पे आके खत्म हो गई। यहां पर भी 33 हुई। और आखिरी है कि आपकी जो एनएवी है, आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद लगातार गिर रही है, आप डर जाते हैं, आपके मन में इच्छा होगी कि मैं एसआईपी रोक दूं, और जो लाल लकीर वाला है वो कभी एसआईपी नहीं रोकेगा, क्योंकि वो लगातार बाजार बढ़ रहा है। लेकिन जो ब्लैक कर वाला है, वो एसआईपी को रोक देगा, क्योंकि उसके एसआईपी करते ही बाजार गिरने लगा। जैसे जैसे अगला साल आ रहा है, बाजार गिरता ही चला जा रहा है। 10 रुपए की एनएवी 9 हो गई, 8 हो गई, 7 हो गई, 6 हो गई, उसके बाद एनएवी बढ़ने लगती है। इन चारों में से श्रेष्ठ कौन सी है? आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से। सबसे मजेदार चीज जो एसआईपी की है, वो इन्हीं 2 स्लाइड्स के अंदर है। आइए ध्यान से देखते हैं। पहले हम देखते हैं फ्लैट सेंसेक्स। फ्लैट सेंसेक्स का मतलब ये है कि आपकी आपकी जो ये रिटर्न है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वो स्लाइड मुझे लगता है मिस हो गई, इसका जो परिणाम देना चाहता था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मुझे मौका मिला, आई ब्रिंग दैट स्लाइड, विक्रम जी। जी सर। और इफ यू गिव मी अ मोमेंट, आई कैन गेट दैट स्लाइड, है ना? आई टेक ए मोमेंट, आई नो डोंट नो प्रॉब्लम वेयर, सर। यस, राइट? टेक योर टाइम सर। या I'll just
Can I stop share? Is it possible for me? Yes, sir. Stop screen. Yeah. I don't know where I have kept that slide. Or you can continue tab tak. Or maybe I may try it with some other presentation also if possible. जी Uh, some सर, other इवन तो यू things. कैन, आप ओरली भी बोल दोगे उसका स्लाइड का जो मीनिंग, तो भी चल जाएगा उसके अंदर से, वट एवर द समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लाइड जो आप ढूंढ रहे हो उसके अंदर। That also is there. That also is there. I'll do one thing. मैं उसको ओरली बोल देता हूँ क्योंकि वो मैंने बहुत मेहनत से स्लाइड बनाई थी और जी मुझे सर। लगा कि मैं उसको दिखा दूं। एनीवेज, मैं चलिए एक दूसरी स्क्रीन के जरिए जो एक्सेल सीट है उसमें इतना अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इट्स बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं दिखाऊं उससे वो बेटर है। ठीक है। जी सर। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स। मैं वापस शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को, शेयर स्क्रीन। इज इट विजिबल नाउ? नॉट नॉट येट सर। आ रही सर, अभी आ रही है, इज कमिंग आ रही है ना? नाउ। जी हाँ, सर। तो देखिए इसमें जो जिसमें आप ए देख रहे होंगे, मेरा मेरा कर्सर आप देखिए। ये जो ए जो है इसके अंदर राइजिंग एनएवी है, ये एनएवी लगातार बढ़ रही है। ठीक है। अब तक डिस्प्ले नहीं ये हुआ सर, इट्स नॉट येट अभी डिस्प्लेड। तक नहीं हुआ घूम रहा है, जस्ट एक्सेल। वक्त तक आया है, एक्चुअली स्टिल कमिंग। अपलोड हो रहा है, अभी आया सर, अभी अच्छा आया। इज विजिबल नाउ। सिर्फ वो हाइड बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए सर, वो बीच में ये हो रहा अच्छा, हाइट पे क्लिक कर दो। है। ठीक है, अभी आ रहा है सर। यस सर, एक्सेल शीट इज विजिबल नाउ। एक्सेल शीट विजिबल। तो अब देखिए मैं आपको कुछ एनएवीज दिखा रहा हूं। पहले आप ए को देखिए। ए को आप देखिए। ए में क्या हो रहा है? एनएवी 10 है, 10 की 12 हुई, 15 हुई, 16 हुई, 19 हुई, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33। आप सब लोग बहुत खुश होंगे कि लगातार मेरी मार्केट बढ़ रहा है, लगातार मेरा जो एसआईपी स्टेटमेंट है उसमें मेरा वैल्यू बढ़ रहा है। वैल्यू कैसे बढ़ेगा? आपके 1000 रुपए बढ़ के 2200 हो जाएंगे, फिर 3750 हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे, 6900, 9000, 10000, 12000, 14000, 16, 18, 20,760 रुपए हो गए। एक बार भी नहीं गिरा 1000 रुपए के आपके एसआईपी पर। आप जानते हैं आपका रिटर्न कितना आया? आपका रिटर्न आया केवल 8.2%। 8.2%। लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट करते ही आपकी एसआईपी लगातार गिरने लगती है। देखिए पहुंच वही रही है 33 रुपए, सबकी 33 रुपए पहुंचेगी। आपने 10 रुपए के ऐसे एनएवी पे इन्वेस्टमेंट किया और 10 रुपए के एनएवी पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप देखिए आपकी जो एनएवी है वो 10 रुपए से 9 रुपए हो गई, 8 रुपए हो गई, 7 रुपए हो गई, 6 रुपए हो गई। बेड़ा गर्क, लगातार बाजार गिर रहा है। आपको एसआईपी रोकने की इच्छा होगी। हरगिज नहीं, मत रोकिए, भगवान का भेजा प्रसाद है ये तो, चलने दीजिए इसको। ये 8 की 9 हुई, 10 की 9 हुई, 8, 7, 6 बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आपके साथ हो रहा है, आपके पास ज्यादा यूनिट्स इकट्ठा हो रही हैं और फिर उसके बाद बाजार 10 होता है, 15 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 26 होता है, 29 होता है, 31, 33। ये भी 33 पे खत्म हुई है, ये भी 33 पे खत्म हुई है। पर मजेदार चीज देखिए, आपके 1000 रुपए बढ़ के, आपके जो 1000 रुपए बढ़ के कितने बाजार पे बढ़ जाते हैं? सॉरी, ये वाला है। 1000 रुपए बढ़ के आपके 33,449 रुपए हो जाते हैं और आपकी जो रिटर्न आता है दोस्तों, वो करीब करीब 13.2% आता है। 13.2% आता है। ठीक है। अब सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा वो है जहां पर कभी एनईवीज बढ़ती हैं, कभी गिरती हैं, कभी बढ़ती हैं, कभी गिरती है। देखिए 10 से 9 हुई, 9 से 7 हुई, 7 से बढ़ के 11 हुई, 11 से बढ़ के 16 हुई, 16 से बढ़ के फिर 14 हो गई, फिर गिर के 12 हो गई, फिर बढ़ के 17 हो गई, फिर बढ़ के 21 हो गई, फिर बढ़ के 22 हो गई, 25 हो गई, लेकिन 25 से गिर के 22 हो गई। तो कभी बढ़ रही है, कभी गिर रही है, कभी बढ़ रही है, कभी गिर रही है। जब बाजार बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है तब आप सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। आपका 10,000 रुपया बढ़ के 33,000 रुपए हो जाता है और आप 15% रिटर्न कमाते हैं।
अगर आपके एसआईपी करने के बाद लगातार बाजार बढ़ता रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप 1,000 रुपए के केवल 20,000 रुपए बनाएंगे 12 सालों में। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1,000 रुपए के एसआईपी करने के बाद बाजार लगातार ऊपर नीचे होता रहा है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, तो आप 33 रुपए, यानी भी 33 रुपए ही पहुंच रही है दोनों में, आप 33,000 रुपए कमाएंगे। ये जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, यही हमें समझने की कोशिश करनी है। मैं माफी चाहता हूं कि मैं इस स्लाइड को मैंने बनाया, लेकिन वो कहाँ कहाँ गायब हो गई, आई डोंट नो वेयर इट, आई लॉस्ट इट, आई डोंट नो। तो यहाँ आप देखिए, तो आपके लिए जो सबसे खराब स्लाइड इसके अंदर है वो कौन सी है? ग्रीन स्लाइड, जो आपको सबसे अच्छी लगती है कि आपके एसआईपी करने के बाद बाजार कभी गिरा नहीं। और आपके लिए सबसे अच्छी स्लाइड कर्व कौन सी है? इसमें ब्लू स्लाइड, जिसमें कभी बाजार बढ़ता है, कभी गिरता है, कभी बढ़ता है, कभी गिरता है, और 33 रुपए पहुंचता है। तो वोलेटिलिटी, ये जो उतार चढ़ाव है ना दोस्तों, ये आपके दोस्त हैं, ये आपकी मदद करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आई होप इट्स क्लियर, और डिटेल में और बात करूं विक्रम जी? वेरी मच क्लियर सर, एक्चुअली इसके वेरी अंदर। मच क्लियर। अब एक तीसरी बात और बड़ी जबरदस्त बात मैं करना चाहता हूं, मैजिक ऑफ एसआईपी विक्रम जी। और मैं तवज्जो चाहूंगा ये 3 स्लाइड्स में, बहुत ध्यान से, आप मुझे रोक भी दीजिएगा अगर कहीं जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक ऐसा दौर बताता हूं जिस हिंदुस्तान में जहां पर आपका बाजार बिल्कुल नहीं बढ़ा, 6 साल तक नहीं बढ़ा। यह है दिसंबर 2007। दिसंबर 2007 में आपका बाजार 20,000 के आसपास था। ये लाल कर्व को देखिए, लाल कर्व आपका बाजार है, सेंसेक्स है। ये 20,000 के आसपास था, कब? दिसंबर 2007 में। और दिसंबर 2013 तक भी ये 20,000 के आसपास ही रहा, 21,000 नहीं पहुंचा, राइट? 20 का 21 नहीं पहुंचा, राइट? 20 का 20 ही रहा। तो अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया इन 6 सालों में, इन 6 सालों में उसका पैसा वहीं का वहीं रहा। रादर वो अगर उसने 1 लाख रुपया डाला है तो 50% बाजार गिरने की वजह से मार्च 2009 में उसका 50,000 रुपया रह गया। और वो 50,000 रुपया रिकवर कब हुआ, वापिस 1 लाख कब बना? दिसंबर 2013 में। 6 लाख तक, 6 साल तक लमसम वाले ने कुछ नहीं कमाया, और उसको डर भी लगता रहा, क्योंकि इन 6 सालों में उसका 1 लाख रुपया हमेशा लॉस में रहा। उसका 1 लाख रुपया हमेशा लॉस में रहा। और जो उसको लॉस हो गया था 50% का, उसको रिकवर करने में उसको 6 साल लगे, राइट? लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने एसआईपी की होती, इसी बाजार में एसआईपी की होती, जिस बाजार में 6 साल लग गए लमसम का पैसा रिकवर करने में, रिटर्न छोड़िए, रिटर्न जीरो है, कोई रिटर्न नहीं है, रिकवर करने में 6 साल लग गए, वहां अगर आपने एसआईपी की होती, 10,000 रुपए की एसआईपी की होती, तो आप 7,20,000 रुपए जमा कराते इन 72 महीनों में, और आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 9,24,00,000 रुपए होती इन 6 सालों में, और आपका रिटर्न होता 8.40%। ये ऐसे 6 साल थे विक्रम भाई बाजार में, जहां बाजार ने कोई रिटर्न नहीं दिया, कोई रिटर्न नहीं दिया, लॉस दिया, कोई रिटर्न नहीं दिया। लेकिन अगर आपने एसआईपी की है तो एसआईपी ने आपको 8.5% का रिटर्न दिया है, 6 साल। मजेदार चीज बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। ये है नेस्डेक। नेस्डेक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जनवरी 2000 में 4,200 के आसपास था, जनवरी 2000 में। और नेस्डेक उसके बाद में नीचे चला गया, 50% नीचे चला गया, कई साल तक नीचे रहा, बढ़ा ही नहीं, और वापिस उसको 4,2500 होने में 15 साल लगे। 15 साल दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूं, 15 साल लगे। अगर किसी ने 1 लाख रुपया नेस्डेक में डाला जनवरी 2000 में, अगर किसी ने नेस्डेक 100, जो आपका सबसे प्रिय इंडेक्स है दुनिया का, जिसमें फैंग है, फैंग स्टॉक्स हैं, एप्पल है, ये सारे स्टॉक्स हैं, आपके फेसबुक वाले, गूगल वाले सारे स्टॉक्स हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जनवरी 2000 के अंदर इसकी वैल्यू 4,2500 रुपए थी, जो गिरकर 1,000 के आसपास चली गई, और ये वापस 4,2500 हुई 15 साल के बाद में, जनवरी 2014 में, जनवरी 2014 में। तो 15 साल तक किसी को कोई रिटर्न नहीं मिला। पर इसी नैस्डैक में अगर आपने एसआईपी की होती, इन 15 सालों में लगातार 10,000 रुपए निवेश किए होते, तो आप 18 लाख रुपए का निवेश करते, और आपके पास में
मार्च 2014 में 15 साल के बाद 18 लाख के 42 लाख रुपए मिलते और आपका रिटर्न करीब करीब 10% होता, 9.90% रिटर्न होता। तो आप देखिए 15 साल तक लमसम वाले ने नहीं कमाया, उल्टा वो 15 साल में हमेशा लॉस में रहा, हमेशा आधे या चौथाई लॉस में रहा। रिकवर करने में उसको 15 साल लग गए, अपना लॉस रिकवर करने में 15 साल लग गए, लेकिन आपको एसआईपी ने 9.90% का रिटर्न दिया। अब और मजेदार दिखाता हूं मैं आपको जापान लेके चलता हूं। निकी निकी फरवरी 1989 1989 में 40,000 के आसपास था, 40,000 के आसपास था विक्रम भाई। ये बड़ा जी इंटरेस्टिंग है। आज वो 26,000 है, 40 का 26। कितने लॉस पे बैठा है निकी? निकी करीब करीब 35% लॉस पे बैठा है। तो अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म में भी, 30 साल पहले भी अगर जापान में किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो 35% लॉस पे बैठा है दोस्तों आज की तारीख में। लेकिन इसी बाजार के अंदर अगर आपने एसआईपी की है तो इस बात को 33 साल हो गए हैं, 33 साल, ठीक है, 33 साल से आप 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं। हर हर महीने आप 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं। आपने 40 लाख रुपए के आसपास जमा किए हैं और आपकी वैल्यू 71 लाख रुपए है और आपका रिटर्न 9.90% है। मुझे उम्मीद है ये 3 चार्ट देख के आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी की शक्ति क्या है। एनीथिंग विक्रम भाई? सर, बहुत ही फंटास्टिक स्लाइड्स थी, काफी क्लैरिटी उस पर से आई। और जो सवाल नॉर्मली हमको हमारे पार्टनर्स को आते हैं इन्वेस्टर्स के तरफ से कि एसआईपी के अंदर रिटर्न नहीं दिख रही है, 1-2 साल से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो क्या किया जाए, तो ये सारी हम्म। स्लाइड्स का आंसर देती है सर उसके अंदर से वेरी हेलो? नाइसली। काफी सर, आवाज आ रही? ऑडिबल नहीं सर, आवाज कट रही है शायद। हेलो? सर अभी आ रही? हाँ, हेलो? जी सर, आवाज आ रही? हाँ हाँ सर, ठीक है। जी सर। तो काफी तो अच्छी अब तरह ये, से सारे। जी सर। अब थोड़ा जल्दी से मैं आपको बता दूं ये जादू होता कैसे है, ये रिटर्न बनता कैसे है। आप ध्यान से देखें, ये मैं सेंसेक्स की बात करता हूं। सेंसेक्स 20,000 से गिरता है, गिरता है, गिरता है। अप्रैल 2000, ये रेड कर्व को आप देखिए, और मार्च अप्रैल 2009 तक 50% गिर जाता है और उसके बाद धीरे धीरे रिकवर करता है और रिकवर करने में 6 साल लेता है। इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखते हैं। ये इस चार्ट में आप देखिए, इस चार्ट में मैंने आपको 3 चीजें दिखाई हैं। पहली चीज आपको दिखाई है आपके पास कितनी यूनिट्स हैं। एसआईपी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बताना चाहता हूं विक्रम जी, क्या है, जो जिसको हम बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट, या जिसको हम बोलते हैं एक ऐसा रहस्य जो कि कहा जाता है कि आप किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में तो हम सब कुछ शेयर करते हैं। रहस्य एसआईपी भी ये नहीं है कि एसआईपी स्टेटमेंट में आप उसकी हर महीने वैल्यू देखें, हरगिज नहीं। एसआईपी का विक्रम भाई रहस्य यह है कि हर महीने आप ये देखें कि आपके पास यूनिट्स कितनी इकट्ठी हो रही है। जी सर। एसआईपी की ताकत यूनिट्स है। तो क्या हो रहा है देखिए, ये जो ब्लू कर्व है ये यूनिट्स है, ठीक है, ये ब्लू कर्व जो है यूनिट्स है, और ग्रीन कर्व जो है ये है सेंसेक्स। तो आप देखिए जी कि जब सेंसेक्स बढ़ता है तो यूनिट्स कम हो जाती है, और जब सेंसेक्स गिरता है तो यूनिट्स बढ़ जाती है। और जब आप पैसा निकालते हैं आखिर में, तो आपकी जो मल्टीप्लीकेशन हो, रिटर्न जो आता है वो कैसे आता है, आखिरी एनएवी जो है जिस दिन आप पैसा निकाल रहे हैं उस दिन की एनएवी मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। तो जाहिर है जहां पर यूनिट्स आपकी ज्यादा होगी उसका आपके रिटर्न में जो कंट्रीब्यूशन है, वैल्यू जिसको आप बार्स देख रहे हैं, ग्रे कलर के बार्स, ये है कि हर हर दिन जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसने आपको कितना रिटर्न कमा के दिया। तो आप देखिए, अगर जो इन्वेस्टमेंट आपने दिसंबर 2007 में या फरवरी 2008 में किया उसने आपको इतना कम रिटर्न दिया, और जो इन्वेस्टमेंट आपने मार्च 2009 में किया उसने आपको सर्वाधिक रिटर्न दिया, उसने रिटर्न आपको सर्वाधिक दिया। तो हमें क्या इंटरेस्टिंग चीज देखनी है एसआईपी में कि आपको हर महीने, खासकर इनिशियल ईयर्स में, अगर आपने 20 साल की एसआईपी की है तो पहले 10 साल तो आपको ये देखना है, ये नहीं देखना है वैल्यू कहां पहुंची, ये नहीं देखना है आपने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, ये देखना है आप कितनी यूनिट्स इकट्ठी कर रहे हैं। और जितनी यूनिट्स आप इकट्ठी करते चले जाएंगे उतना आपका रिटर्न बढ़ता चला जाएगा। बस यही मंत्र है। इसीलिए इसके अंदर जो सबसे अच्छी तस्वीर है वो कौन सी है कि आपके एसआईपी करने के बाद बाजार गिर जाता है। अगर आपने 20 साल की एसआईपी की है और आपके एसआईपी करने में पहले 5-6 साल में बाजार में भारी गिरावट आ रही है, समझ लीजिए भगवान मेहरबान है आपके ऊपर, आपको ईश्वर का प्रसाद मिल रहा है। आप जितना रिटर्न कमाएंगे उतना रिटर्न और कोई नहीं कमाएगा। बस यही मर्म है, यही रहस्य है जो हमें दोस्तों समझना है।
एसआईपी में सबसे खास बात क्या है विक्रम भाई, ये मैं आपसे 2 या 3 जल्दी से बात करूंगा। वाई जी एसआईपी, मैंने आपको वाई एसआईपी जो अभी तक बताई थी, वो कारण क्या थे? वो कारण थे गणित के। ठीक है, गणित क्या कहती है, वाई एसआईपी गणित क्या कहती है, आपको एसआईपी क्यों करनी चाहिए। अब जो मैं आपको कारण दिखाऊंगा, वो कारण है एसआईपी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कैसे हैं। ठीक है, तो विक्रम भाई आप थोड़ा मेरे साथ रहिएगा। मैं आपसे कुछ जी सवाल पूछूंगा और आप मुझे जवाब देंगे तो लोगों को बात समझ में आएगी, है जी ना। सर, जी सर, आप फर्ज करें कि आपको कार खरीदनी है। जी सर, ठीक है, और आपको कार खरीदनी है अगले महीने, क्योंकि अगले महीने जी बेटे का बर्थडे है और आप उसको गिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक जी है, सर, जी आज 28 तारीख है और आप 28 फरवरी को खरीदना चाहते हैं। जी मैं कार कंपनी में काम करता हूं, मेरे पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है, और जो कार आप खरीद रहे हैं वो 10 लाख रुपए की है। जी ठीक है, जी मैं आपको एक इनसाइड इंफॉर्मेशन देता हूं कि 1 फरवरी को बजट आ रहा है, और जी बजट में कार की कीमत 10% बढ़ जाएगी। जो 10 लाख रुपए की कार है वो 28 फरवरी को 11 लाख रुपए की मिलेगी। आप क्या जी। करेंगे? सर मैं उसको उसके पहले लेने की कोशिश करूंगा, बजट के पहले। बजट के पहले, तो मतलब आप जी आज कल में ही खरीद लेंगे। जी जी सर, जी सर, सीन नंबर 1। ठीक है, जी तो जब आपको ये लगा कि कीमत भविष्य में बढ़ेगी, तो आपको आज खरीदने की इच्छा हुई, इजंट इट? यस सर, यस सर, अगर आपने ये मान लिया कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी, तो आप आज खरीदने की आपकी इच्छा होगी। ठीक है, जी सर, राइट। इसको उल्टा करते हैं, आप कल कार खरीदना चाहते हैं। ठीक है, जी मैं कार कंपनी में काम करता हूं, मैं आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन देता हूं कि इस बजट में कार के ऊपर टैक्स 10% कम हो रहा है, और जो कार आप 10 लाख की लेंगे, ये बजट के बाद आपको 9 लाख रुपए की मिलेगी। फिर आप क्या करेंगे? सर, मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, फिर बजट के बाद लेना आप थोड़ा चाहूंगा। रुकना चाहेंगे। ठीक जी है, अब इसको याद रखते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा जो विक्रम भाई ने कहा है। पीछे जी चलते हैं। इस तस्वीर में हमने क्या बात की थी? आपका रिटर्न कैसे बनता है? जब सेंसेक्स गिरता है तो ज्यादा रिटर्न बनता है, क्योंकि ज्यादा यूनिट आती है, और जब सेंसेक्स बराबर। बढ़ता है तो रिटर्न कम हो जाता है, क्योंकि यूनिट्स आपके पास में कम आती है। विक्रम भाई सुनिए, आपकी जी सर, इच्छा कार खरीदने की कब हुई? जब आपको लगा कि फ्यूचर में कीमत बढ़ेगी, तो आप आज ही खरीदना चाहते हैं। बराबर है। जी तो सर, जब भी बाजार बढ़ता है, आपको एसआईपी करने की इच्छा करती है। और जी जब मैंने आपसे कहा कि कार की कीमत बजट के बाद कम हो जाएगी, तो जो कार आप आज खरीद रहे थे उसको खरीदने से आपने रोक लिया कि मैं बाद में खरीदूंगा। तो जैसे जी ही बाजार गिरता है, आपकी इच्छा होती है एसआईपी को रोकने की। बस ये क्या समझे विक्रम, हम ये समझे कि एक ग्राहक के रूप में हमारा जो समझ है ना, उसको हम इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं। जी इन्वेस्टमेंट अलग है और कंज्यूमरिज्म अलग है। एक ग्राहक के बराबर। रूप में जो आप निर्णय लेते हैं वो अलग होता है। इसको बोलते हैं पैटर्न सीकिंग बिहेवियर। ये सबसे खतरनाक बिहेवियर है एक इन्वेस्टर का। वो क्या करता है? फॉलिंग मार्केट में खरीदने से डरता है, और राइजिंग मार्केट में नहीं खरीदने से डरता है। तो जी राइजिंग जी मार्केट में दबाव में आता है खरीदने से, और फॉलिंग मार्केट में खरीद नहीं पाता है। बस एसआईपी आपकी इसी कमजोरी पे काबू पाने का सबसे खूबसूरत तरीका है, क्योंकि ये आपको डिसिप्लिन करता है, और एसआईपी के जरिए आपको अनुशासित करता है, और आप अपने फियर और ग्रीड के ऊपर आसानी से काबू पा सकते हैं। ये जो ये जो बात है, इमोशन जो ये है, यही लोगों को केशव बनाता है, श्याम रहने से वंचित करता है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा मंत्र देता हूं अपने एसआईपी स्टेटमेंट में। पहले अगर आपने 10 साल के एसआईपी की है तो पहले 5 साल, आपने 20 साल के एसआईपी की है तो पहले 10 साल तक। ये नहीं देखना है कि आपके स्टेटमेंट में वैल्यू क्या आ रही है, पैसा कितना इकट्ठा हो गया है, बैलेंस कितना हो गया, ये नहीं देखना है। आपको पहले आधे समय में ये देखना है कि आप यूनिट्स कितनी इकट्ठा कर रहे हैं। बस ये अगर आपने अपने फॉर्मूला फॉलो कर लिया, तो आप सही मायने में वो इक्विटी इन्वेस्टर बन जाएंगे जो कि इस वोलेटिलिटी को मित्र समझता है, और इससे सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। पहली चीज विक्रम भाई ये। जी सर, अब एक दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ विक्रम भाई, ये वो जमाना था जब मैं बहुत यंग था, नई नई नौकरी पे लगा था, और नई नौकरी में जब आप लगते हैं तो आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी को खुश करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि आप अपने ऑफिस में सबसे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो बहुत होशियारी से आप काम करते हैं। उन दोनों मेरी शादी भी हो गई थी, और धीरे धीरे मैं पिता भी बना, और मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा।
मेरे बच्चे की उम्र थी 3.5 साल के आसपास, और वो बेबी स्कूल चला गया और वो स्कूल जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, उसके स्कूल जाने के बाद मेरे वाइफ को कोई ज़रूरी काम से कहीं दूर जाना हुआ और वो शाम तक घर नहीं आ सकती थी। 1 बच्चे बच्चे की छुट्टी होती थी। वाइफ ने मुझे फ़ोन किया, ऑफ़िस के फ़ोन पे फ़ोन किया और कहा कि 1 बजे बच्चे की छुट्टी होगी, मैं उसको लेने नहीं जा रही हूँ, तुम उसको स्कूल से लेके या तो घर छोड़ देना या अपने ऑफ़िस लेके चले जाना। मैंने भी पत्नी को वादा किया कि मैं ऐसा ही करूँगा। फ़ोन करने के बाद खत्म हो गई, मैं ऑफ़िस में काम कर रहा था। मैं उन दोनों जयपुर में काम करता था, ब्रांच ऑफ़िस में काम करता था। हेड ऑफ़िस से मुझे कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने का फ़ोन आया। वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे एक प्रोग्राम के ज़रिए अपने कंप्यूटर से निकालनी थी। वो बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के समय मुझे समय लग गया और मैं भूल गया कि 1 कब बज गए। मुझे 3 बजे याद आया कि मुझे बच्चे को लेके जाना है। मैं अपने 3.5 साल के बच्चे को स्कूल से ले जाना भूल गया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मानव के लिए जो आखिरी काम है, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। मानव में भूलने की बीमारी होती है। मुझे याद है, जब तक इंटरनेट नहीं आया था, जब तक मेरे बैंक ने ऑटोमेटिक बिल पेमेंट नहीं किया था, मैं बिजली का बिल, कभी पानी का बिल, कभी फ़ोन का बिल मैं लेट पेमेंट के साथ जमा करता था। मैंने अपने इंश्योरेंस की किस्त भी लेट होने के बाद बहुत बार जमा कराई है। ये सारी दिक्कतें मेरी खत्म हो गई है जब से ऑटोमेशन हो गया है, जब से ऑटोमेटिक बिल पेमेंट हो गया है, जब से ऑटोमेटिक पेमेंट्स आ गए। मैं दोस्तों क्या कहना चाहता हूँ, मानव के पास हजार काम होते हैं और उसके लिए सबसे जरूरी काम वो होता है जो सबसे आखिर में आता है। और जो सबसे आखिर में काम आता है, ये पहले वाले जरूरी कामों को भी आपसे भुला देता है। इसलिए अगर आप अपने निवेश को स्वचालित कर देते हैं, तो आप हमेशा अपने सफलता को सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है ना दोस्तों, ये एक अकेला स्वचालित निवेश है। जो आप लमसम करते हैं, आप बाजार को देख के निवेश करते हैं, वो स्वचालित नहीं होता है। आप हर बार नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर ईर्ष्या होता है, हम आलसी भी होते हैं, हर बार चाह कर भी काम नहीं कर पाते हैं। एसआईपी हमारी इसी चीज को दूर करता है। आखिरी बात और सबसे ज़रूरी बात, और यहीं से मैं अपनी बात को ख़त्म करने की इजाज़त भी आपसे लूँगा विक्रम जी, और वो ये है, दोस्तों कभी इस बात पे अभिमान ना करें, कभी इस बात पे गुमान ना करें कि आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा है। मैं आपके लिए ईश्वर से अच्छी ही प्रार्थना करता हूँ। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप जीवन में जो चाहते हैं, वो जीवन में आपको प्राप्त हो। यही मेरी प्रार्थना है। तो उसके साथ-साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हम में से जीवन में ये कोई नहीं चाहता है कि आने वाला कल कैसा होगा। और जो हमारी आमदनी है, वो कल बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ये तो प्रवाह है, आए ना आए। लेकिन उस आमदनी में से जो आपने बचा लिया, वो आपके नियंत्रण में है। वो एक बांध के जैसे है, वो हमेशा आपके नियंत्रण में रहेगा। तो सेविंग करना एसआईपी में बहुत आसान है, क्योंकि आमदनी आपके पास बाद में आती है, एसआईपी का अमाउंट पहले ही कट जाता है। और कोई दूसरा निवेश जब आप करते हैं, उसमें सेविंग में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि वो पैसा आपके खाते में आ जाता है और खाते में आने के बाद में आप उसको निवेश करते हैं। ऐसे में क्या होता है, उस पैसे को आप कहीं और भी खर्च कर सकते हैं। तो जो एसआईपी है, मैं इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहता हूं और मैं इसको सिस्टमैटिक सेविंग प्लान भी कहता हूं। जब तक आप सेविंग नहीं कर सकते, तब तक आप बचत नहीं कर सकते हैं। एसआईपी में सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस नहीं होती हैं, वो इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस होती है। ये जो अनुशासन है, ये एसआईपी लेके आता है। और लंबी अवधि में आपके पास कितना पैसा इकट्ठा कर सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है विक्रम भाई, और वो ये है। 2 मिनट लूंगा विक्रम जी, और दे सकते जी हैं? टाइम हो गया जी वैसे। सर। जी सर, ले सकते हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य रहा विक्रम, और सौभाग्य ये था कि जीवन के पहले 20 साल मैंने अपनी दादी अम्मा के साथ निकाले। और बहुधा उनका ध्यान, वो वृद्धा थी, तो उनका ध्यान रखने के लिए ये मेरा कर्तव्य भी था, फ़र्ज़ भी था कि मैं उनके साथ उनके कमरे में ही सोऊँ। तो जब मैं रात को मेरा दिन खत्म होता था, तो आखिरी काम मेरा क्या होता था, उनसे कहानी सुनना। ऐसा एक भी रात नहीं थी जब मैंने उनसे कहानी नहीं सुनी। और बहुधा उनकी जो कहानियाँ हैं, वो माइथोलॉजी में होती थी, रामायण की होती थी, महाभारत की होती थी, पुराणों की होती थी, भागवत की होती थी। तो उन कथाओं में एक शब्द है जो बार-बार आता था, और वो शब्द ये है, स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग। और स्वर्ग की कल्पना मेरे दिमाग में कैसी हो गई, उनकी कहानियाँ सुन-सुन के, कि स्वर्ग एक ऐसा स्थान है, जहाँ सुख ही सुख है, वहाँ आनंद है, वहाँ तनाव नहीं है, वहाँ दुःख नहीं है।
ऐसा क्यों मैं समझता हूं, ये मेरी कल्पना है, मुझे नहीं मालूम वास्तव में ऐसा है कि नहीं है, पर वो कहानियां सुन के मेरी ये कल्पना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्योंकि स्वर्ग में आपको जो चाहिए आपको प्राप्त होता है। आपको उत्तम परिधान प्राप्त होते हैं, आपको आमोद प्रमोद प्राप्त होता है। गंधर्व वहां नृत्य करते हैं, अप्सराएं वहां नृत्य करती हैं, गंधर्व वहां संगीत परोसते हैं। आपके पास उत्तम भोजन है, 56 प्रकार के भोजन आपको मिलते हैं। जैसे आपको कपड़े पहनने वैसे आपको कपड़े मिलते हैं, और आपको जो चाहिए वहां पर आपको प्राप्त होता है। और इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको काम भी नहीं करना है। स्वर्ग में आपको काम करने की जरूरत नहीं है। पर ये सारी चीजों को प्राप्त कैसे होती हैं? ये सारी चीजें उनको प्राप्त इसलिए होती है क्योंकि उनके पास परिसंपत्तियां हैं, उनके पास एसेट्स हैं। और वो एसेट्स कौन से हैं? वो एसेट्स हैं कामधेनु, कल्प वृक्ष, उच्चैश्रव, अश्व, ऐरावत, अ, अक्षय पात्र। ये तमाम जो चीजें हैं इनके एसेट्स हैं। इनसे जो मांगो वो उनको मिलता है, तो उनको काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे कामधेनु ये चाहिए, मुझे कल्प वृक्ष ये चाहिए, मुझे ऐरावत ये चाहिए, वो उनको ला के देते हैं। ये उनके एसेट्स हैं। तो हमने क्या देखा, स्वर्ग में लोग आनंद में क्यों हैं? क्योंकि उनको कमाने की चिंता नहीं है, पैसा उनके लिए काम करता है। पैसा उनके लिए काम क्यों करता है? क्योंकि उनके पास परिसंपत्तियां हैं। परिसंपत्तियां क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पुण्यों से उनको उनको बनाया है। इसी तरह से जीवन में जब आप काम करते हैं तो आमदनी कमाते हैं, आपको पुण्य प्राप्त होता है। अब इस कहानी में एक छोटा सा मैं इस कथा में एक छोटा सा एंगल दूंगा, उस एंगल को ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने एक दिन दादी को पूछा, दादी जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, हमारे अपने जब इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हम उनके नाम के आगे स्वर्गीय लिखते हैं। क्या वो स्वर्ग में वास करते हैं इसलिए हम स्वर्गीय लिखते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उनका दूसरा प्रश्न पूछा। ये प्रश्न क्या था? विक्रम जी, मैं हिंदू हूं और एक हिंदू धर्म एक परंपरा है। वो परंपरा ये है कि आपको अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। और मोक्ष अगर आपको नहीं मिला तो मरने के बाद दोबारा धरती पर जन्म लेना होगा, और दोबारा धरती के इन सुख दुख की पीड़ाओं से गुजरना होगा। तो हिंदू धर्म में जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? कि मोक्ष को प्राप्त करें। और मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? कि मेरी आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल जाएगी। और जिसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, विक्रम जी, धर्म ये कहता है कि वो स्वर्ग नहीं जाता है, वो वैकुंठ जाता है। वो जी आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। तो हमारा अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। तो मैंने दादी से पूछा, दादी जब अंतिम लक्ष्य मुक्ति है तो हमारे नाम के आगे वैकुंठवासी लिखना चाहिए ना, स्वर्गवासी क्यों क्यों लिखते हैं? तो वो कहती है कि हमारी जो इच्छाएं हैं उत्तम परिधान की, हमारी जो इच्छाएं हैं उत्तम जीवन स्तर की, हमारी जो इच्छाएं हैं आमोद प्रमोद की, हमारी जो इच्छाएं हैं 56 भोग की, हमारी जो इच्छाएं ऐशो आराम की, ये पूरी नहीं होती है। जब ये पूरी नहीं होती है तो वो तो स्वर्ग में ही पूरी होती है। तो सबकी इच्छा मोक्ष की नहीं है, आत्मा के सुख की नहीं है, भौतिक सुखों की है। इसलिए हम नाम के आगे स्वर्गीय लिखते हैं। ये उनका उनका तर्क था। मुझे नहीं मालूम कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, पर इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे समझ में आई दोस्तों वो ये है कि स्वर्ग में जो इंडिपेंडेंस है वो आप धरती पर भी ला सकते हैं। और धरती पर अगर आपने ये हाथ ये काम हासिल कर लिया कि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास में है, तो यकीन मानिए आपने स्वर्ग धरती पर ही उतार लिया है। आप धरती पर स्वर्ग ला सकते हैं। और धरती पर स्वर्ग लाने के लिए आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। उसके लिए दो ही काम करने हैं, पहला खूब बचाओ और दूसरा एसआईपी करो। अगर आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति आता है विक्रम भाई जो 21 साल का है, नौकरी करने लगता है, पहले भी महीने उसको जो तनख्वाह मिल रही है उस तनख्वाह में से केवल 25% पैसा बचा लेता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में जमा करता है, 34 साल के पश्चात, 14 साल के इन्वेस्टमेंट के पश्चात वो फाइनेंशियली फ्री है। इसका मतलब क्या है? 35वें साल में उसको जो पगार मिलेगी, हर महीने जो उसको पगार मिलेगी, उससे ज्यादा पैसा उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न उसको मिलेगा। मतलब उसका इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न है वो उसके काम करके मेहनत से काम करने वाले पैसे से ज्यादा हो जाएगा, जो वॉरेन बफेट ने भी उम्र के पहले 10 साल में हासिल कर लिया था। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। 12% के रिटर्न पे 12 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। 15% के रिटर्न में अगर आप 25% की सेविंग करके इन्वेस्टमेंट एसआईपी करते हैं तो आप 10 साल में फ्री हो जाते हैं। और अगर आप 25% का निवेश करते हैं और आपकी एसआईपी 8% का रिटर्न देती है तो आप 18 साल में अपने धरती पर स्वर्ग बना सकते हैं।
स्वर्ग का निर्माण धरती पर संभव है सेविंग के जरिए, एसएसपी सेविंग सिस्टमेटिक प्लान और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के जरिए। इसी उद्बोधन के साथ मैं आपसे विदा लेने की प्रार्थना करता हूं। आपके सवाल है तो अपने आप को हाजिर करता हूं। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री मैसेज आए हुए हैं कि प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था। बहुत सारे लोग सराहना कर रहे हैं आज के प्रेजेंटेशन की। कुछ सवाल आए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे सवालों को आपने आपके प्रेजेंटेशन के जरिए ऑलरेडी आंसर दे दिया था, लेकिन कुछ एक दो सवाल है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले सर, कुछ लोगों ने सवाल पूछा है कि मेरे एज अब 47 है, तो मैं 20 साल तक एसआईपी नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके अंदर से? मैंने बताया था विक्रम, सबसे पहले बताया था 7 साल। 47 है जी ना? जी 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 47 का मतलब क्या हुआ? अगर वो 10,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं, केवल 10% रिटर्न मिलता है। रिटर्न तो 12, 13, 14 भी आ सकता है। जी तो 10 जी। साल के बाद फ्रॉम द एज ऑफ 57 वो हर महीने 15,000 रुपये निकाल सकते हैं, परपेचुअल, हर महीने। फैंटास्टिक, ड्रीम, बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। बस लगातार 10 साल तक टिके रहना है। वेरी ट्रू। जी ठीक सर। है। यस सर, यस सर। और एक सवाल ऐसा था सर कि मुझे एसआईपी स्टार्ट करना है तो कितनी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, इसके बारे में कैसे जानकारी मिल सकती है? तो मैं जस्ट थोड़ा सा उसके बारे में कर सकता हूँ कि एनजे के सिस्टम के अंदर आपके जो पार्टनर्स हैं, हमने एक बहुत बढ़िया टूल बनाया है, गोल मैपिंग यूटिलिटी, जिसके थ्रू आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारे जो एडवाइजर्स हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान का एक एनालिसिस करेंगे और कितनी एसआईपी करनी है, क्या करनी है। एक सिस्टमेटिक टूल हमने बहुत अच्छा डेवलप किया है, उसके थ्रू आपको पता जानकारी मिल सकती है, तो आप उनको उस बारे में अप्रोच कर सकते हैं। सर, वैसे तो आपने मार्केट के होल्डर के ऊपर काफी अच्छे बताया, लेकिन अब उसके बावजूद भी कुछ कुछ सवाल है कि पिछले एक दो सालों में एसआईपी के रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो थोड़े से उसके ऊपर आप फोकस कराओगे, कुछ आंसर दोगे तो बेटर होगा। और मैंने 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 वो तस्वीर दिखाई थी। देखिए, आपने एसआईपी 2 सालों से रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। मुझे एक बात जी बताइए, 2 सालों से तो बुलिश मार्केट ही है ना? जी बीच में जी थोड़ा सा डाउन हुआ था। ठीक है, मैंने जी आपके पास 4 या 5 सिनेरियोज हैं, है ना? उसमें सबसे खराब सिनेरियो कौन सा है कि आपके एसआईपी करने के बाद रिटर्न आपको लगातार बाजार बढ़ रहा है। ठीक है, बराबर। तो अभी बाजार में विचलन आया है, अभी बाजार वोलेटाइल हो रहा है। अगर आप देखें इंडिया के बाजार को, मैं उनसे कहूंगा कि एसआईपी काबू रखें, चालू रखें। और 2 साल का पीरियड बहुत छोटा पीरियड है, नंबर वन, है ना? जी आप सिर्फ उनको ये निवेदन करूंगा, आप ये मत देखिए, मैंने बार बार ये बात बोली है कि अगर आपकी 10 साल की एसआईपी है तो 5 साल तक, 20 साल की एसआईपी तो 10 साल तक। क्या नहीं देखेंगे कि आपके स्टेटमेंट में वैल्यू क्या आ रही है। आप क्या देखेंगे कि हर महीने जो यूनिट मिल रही है वो कम आ रही है कि ज्यादा आ रही है। तो जिसने भी आपसे सवाल पूछा है उनसे मैं निवेदन करूंगा, स्टेटमेंट्स को देखें। हर महीने उनको जो यूनिट्स मिल रही हैं वो बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं। अगर वो बढ़ रही हैं तो उनका रिटर्न इकट्ठा हो रहा है, चिंता न करें। जी सर, जी सर। तो अल्टीमेटली आपको एसआईपी में भले ही एक दो साल रिटर्न नहीं आ रहे होंगे, तो आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। आपको उसके ऊपर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। जैसे कृष्ण सर ने भी अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि मिस्टेक्स आपको कौन सी अवॉइड करनी है, तो ऑब्वियसली आपको एसआईपी अगर वोलेटिलिटी के अंदर रिटर्न कम दिख रहे हैं तो आपको सिर्फ। मैं इस बात को दोबारा कर देता हूं, रिटर्न नहीं दिखेंगे। दो ही चीजें ध्यान रखनी है। अगर रिटर्न देखना चाहते हैं, रिटर्न देखना चाहते हैं तो एसआईपी बंद कर दीजिएगा, क्योंकि वो रिटर्न एसआईपी में तब आएंगे जब एसआईपी बंद करने का समय आएगा। एसआईपी चालू करने के समय में यूनिट्स देखने, रिटर्न नहीं देखना है। और जितनी यूनिट बढ़ाएंगे ना उतना आगे रिटर्न आएगा। राइट सर। मैं एक बात बताता हूं, मैं 1 मिनट लूंगा, फिर से वही बात कहूंगा जो मैंने दादी से सीखा। विक्रम भाई, क्या है, मैं दादी के साथ एक बार केदारनाथ बद्रीनाथ गया। कितना कष्ट होता है वहां जाने पर। जी सर। बहुत पुरानी बात है, 25 साल पहले। कितना कष्ट होता है। वहां जाके मैंने नारायण के दर्शन किए तो मुझे हंसी आ गई। आई वॉज इन सिक्स स्टैंडर्ड। मैंने कहा, दादी, हमारे घर के सामने जो मंदिर है वो भी नारायण का है, वो भी नारायण का ही मंदिर है। और यहां पर आके उसी विष्णु के हम दर्शन कर रहे हैं, क्या फायदा? हम वही कर सकते थे। इतना दूर से लेके आई, इतना पैसा खर्च किया, इतना पैदल चला, इतना पहाड़ पे चढ़ना पड़ा, थक गए, है ना? हमें कभी खाना मिल रहा है टाइम पर, कभी नहीं मिल रहा है। तो दादी ने समझाया, बेटा, वो जो तू घर के सामने जो नारायण के मंदिर में जाता है उसको दर्शन कहते हैं, और जो बद्री पे नारायण के पास में आया उसको तीर्थ कहते हैं। दोनों ही नारायण हैं, पर दर्शन में कष्ट नहीं है। घर से निकला,
तूने दर्शन कर लिया। तीर्थ में कष्ट है, और जितना कष्ट होता है ना उतना ईश्वर में विश्वास बढ़ता है। तो जो व्यक्ति तीर्थ पे जाता है ना, उसको जब रास्ते में तकलीफ होती है ना, तो उसको और मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि वो ये समझता है कि ईश्वर जिसके लिए वो जा रहा है वो मेरी परीक्षा ले रहा है, और जितना मुझे कष्ट मिलेगा उतना मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। तो आपके एसआईपी के सफर में अगर कष्ट आया है, समझ लीजिए रिटर्न ज्यादा आएगा। याद रखिएगा इस बात को। वेरी वेरी नाइसली सेड सर, बहुत अच्छा सम अप आपने कर दिया उसके अंदर से। तो सर बेसिकली क्वेश्चंस तो वही सारे रिपीटेटिव आ रहे हैं जिसको आपने प्रेजेंटेशंस के अंदर तो आंसर कर दिया था। तो आई होप कि अपने साथ आज के डेट में लगभग 4500 के आसपास इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स जुड़े हुए थे। सबको इसके अंदर से बहुत सारा वैल्यूएबल इनपुट्स मिला होगा। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हियर यू कृष्ण सर। जब भी हम आपको सुनते हैं नई नई चीजें हमको समझ में आती है। हमारा इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया के इक्विटीज के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर कन्विक्शन और भी स्ट्रांग होता है। और यही फीलिंग मैं आशा करता हूँ कि आज के सारे जो हमारे जुड़े हुए दर्शक हो गए उनको आज फील हुआ होगा, एंड होपफुली उनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में काफी अच्छा गाइडेंस मिला होगा। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हियर योर, ये हमारे लिए तो हमेशा भाग्यशाली है आपको सुनना सर। और आपको सुन के हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस लिए हुए हैं। हमारे पार्टनर्स लोगों ने भी काफी अच्छा गाइड किया है अपने इन्वेस्टर्स को। होपफुली सबका वेल्थ क्रिएशन का जर्नी हम हासिल कर पाएंगे। और इसी संकल्पना के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। मैं सारे पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा करूंगा कि उस प्रोग्राम में जुड़े, और होपफुली आपके भी इन्वेस्टमेंट्स के सारे गोल अचीव हो, यही कामना करते हुए हम आज का सेशन खत्म करते हैं। वंस अगेन थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर।